Hello everybody, welcome to this new lecture in the statistical mechanics series. एक्चुअली मैंने पहले एक टॉपिक जो माइंड में सोचा था वो है, बट दिस आई हैव डेफर्ड नाउ टू द नेक्स्ट लेक्चर. इस लेक्चर में मैं बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स की बात करना चाहूँगा. जो ग्रेजुएट लेवल बीएससी लेवल पे जो आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतना आप जानते हैं, एक्चुअली मोर और लेस उसी का रिवीजन है, बट दैट इज़ नीडेड. ओके, क्योंकि स्टैट मैक्स से हम इसेंशियली थर्मोडायनेमिक्स को कनेक्ट करना चाह रहे हैं. तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो वेरियस क्वांटिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, ओके, उनका थोड़ा सी एक आइडिया हमें यहाँ से मिल जाएगा. सो कंसिडर इट एज अ रिवीजन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, जो एलिमेंट्री जो हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करते हैं, सबसे वो हमारा एक मॉडल सिस्टम होता है कि एक गैस है किसी कंटेनर में, पिस्टन उसके साथ लगा हुआ है, और अगर टेम्परेचर रेज किया है, वट एवर हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, प्रेशर चेंज हो रहे हैं वगैरह वगैरह, वहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कनेक्ट करके हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करते हैं कि इफ़ यू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ हीट टू द सिस्टम, तो उससे कुछ तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है और बाकी से वो वर्क करता है. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ आप कहते हैं कि हाँ, फर्स्ट लॉ बेसिकली इंडिकेट्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, और अगर आप सेकंड लॉ इसमें इनकॉर्पोरेट कर लें, जो डी क्यू को टी डी एस के बराबर जिस हम पुट करते हैं, तो यू गेट दिस फॉर्म, और डी डब्ल्यू की जगह पी डी वी. ओके, वन पॉइंट टू रिमेंबर इज़, ये जो वर्क डन है, सिस्टम ने वर्क किया है नहीं किया, वो तो सिस्टम पे वर्क हुआ, प्लस माइनस साइन कन्वेंशन है. बट अदरवाइज जो पीडीवी है, ये बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक वर्क है. इस तरह की सिचुएशन में सिस्टम पिस्टन है, वो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपैंड हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, तो इस तरह का वर्क. ओके, लेकिन इस आइडिया को हम जनरलाइज कर सकते हैं. दिस वी आर गोइंग टू डू इन अ मोमेंट. ओके, लेकिन यहाँ से हम डी यू, ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है. यू इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इनफैक्ट ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन है टी डी एस माइनस पी डी वी. ओके, दिस यू जो है इसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं. इंटरनल एनर्जी बेसिकली सिस्टम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी टोटल एनर्जी. ओके, अब यहाँ पे थोड़ा डिस्टिंक्शन भी आता है वैसे, क्योंकि जब हम रिलेटिविटी स्टडी करते हैं तो वहाँ से पता लगता है कि नोशन ये आता है कि पार्टिकल का मास m है तो उसके पास रेस्ट मास एनर्जी भी होती है. तो इन प्रिंसिपल इस एनर्जी में हमें रेस्ट मास एनर्जी भी ऐड करनी चाहिए, पर तब उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर बाकी क्वांटिटीज़ को भी उस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा कि आप इंटरनल एनर्जी कंट्रीब्यूशन भी उसमें ले रहे हैं. इंटरनल एनर्जी मतलब वो रेस्ट मास एनर्जी कंट्रीब्यूशन. तो अदरवाइज़ हमारा जो यहाँ पे नोशन होता है, जिस तरह से हम वर्क कर रहे हैं, रेस्ट मास एनर्जी को छोड़ के बाकी जो एनर्जी है, और यूजुअली उसमें हमारा सेंस होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से. अगेन आप गैस टाइप का सिस्टम सोचें, आइडियल ना भी हो, आपका गैस है किसी कंटेनर में, तो उसके लिए टोटल एनर्जी का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, हाँ, उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिला के कितना समय. बट ये जो वर्क का नोशन है, ये केवल हमारा हाइड्रोस्टैटिक वर्क था. इस आइडिया को भी हम पहले जनरलाइज कर सकते हैं. ओके, और मैं पहले एक पॉइंट, ये जितना आज का डिस्कशन है मोर और लेस जो जीमेंस्की की बुक है थर्मोडायनेमिक्स की, उसके से आप बहुत अच्छे से आपको ये कंटेंट मिल जाएगा. सो यू कैन फॉलो दैट बुक. ओके, फॉर दीज टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं. वर्क के आइडिया को हम जनरलाइज कर सकते हैं. मैंने सीधे मैथमेटिकल फॉर्म में कर दिया है. ये डी यू जो है टी डी एस माइनस पी डी वी. ओके, टेम्परेचर एंट्रोपी वाला जो टर्म है, जो हीट के करस्पॉन्डिंग का टर्म है. ओके, इंटरनल एनर्जी में हीट का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इंटरनल एनर्जी में हाइड्रोस्टैटिक वर्क के कारण चेंज आ सकता है, इंटरनल एनर्जी चेंज में. ओके, हीट सप्लाइड है सिस्टम में, उसके कारण इंटरनल एनर्जी में चेंज आ सकता है. हाइड्रोस्टैटिक वर्क, इस तरह का वर्क जो है, हाँ, इसके कारण इंटरनल एनर्जी में चेंज आ सकता है. ओके, लेकिन इसके अलावा वर्क आपका और तरह का भी हो सकता है. ये मैंने बहुत सारे टर्म लिखे हैं, ठीक है, अलग अलग. किसी पर्टिकुलर सिस्टम में इनमें से कोई या दो या तीन या सारे के सारे या इससे भी और ज़्यादा, ये तो कुछ सैंपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं. फॉर एग्जांपल एक टर्म है म्यू डी एन. ओके, म्यू डी एन भी हम अपने स्टैट मैक में लगातार इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. म्यू डी एन का आइडिया ये है, अगर सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, डी एन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उससे भी इंटरनल एनर्जी पे फर्क पड़ सकता है. इंटरनल एनर्जी कैन चेंज, और यहाँ पे जो म्यू फैक्टर है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने चेंज हुए उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल. इनफैक्ट अगर हमारे सिस्टम में एक से ज़्यादा स्पीसीज ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो खुद ये टर्म आपके पास इस तरह का कंट्रीब्यूशन भी आ सकता है. म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू डी एन टू. डी एन वन फर्स्ट स्पीसीज़ के पार्टिकल्स का नंबर चेंज, म्यू वन उसका करस्पॉन्डिंग केमिकल पोटेंशियल, सिमिलरली सेकंड. तो ये चलिए, यहाँ तक के टर्म्स भी आपने मोर और लेस इस कोर्स में देखे हैं. लेकिन इसके अलावा आपके पास वर्क में इस तरह के एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, इस तरह के टर्म्स भी हो सकते हैं. टी इंटू डी एल. टी, ये मैंने लिखा हुआ है वायर स्ट्रेचिंग. आपका कोई सिस्टम है, आपका एक वायर है जिसको स्ट्रेच किया जा रहा है, तो अगर कोई वायर को आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसकी लेंथ चेंज हो रही है, तो उस लेंथ चेंज में जो फोर्स इन्वॉल्व है वो बेसिकली टेंशन इन द स्ट्रिंग है. ओके, नॉर्मली हम स्कूल लेवल के फिजिक्स में या और जगह इसे हम स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप की तरह स्टडी करते हैं. बट ये सिस्टम भी एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स के दायरे में ही आता है. थर्मोडायनेमिक्स का मतलब आप ये ना सोचें कि यही सिस्टम टिपिकली थर्मोडायनेमिक्स है. थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत जनरल आइडिया है, जहाँ भी आपके वर्क का आइडिया इन्वॉल्व है. ओके,
तो वहाँ थर्मोडायनेमिक्स के आइडियाज़ को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये जो वर्क है, अभी तक हम केवल माइनस पीडीवी टाइप की चीज़ को वर्क सोचते थे, हाइड्रोस्टैटिक जो वर्क है, पर से आपका कोई वायर है जिसमें टेंशन की वैल्यू इसको टेम्परेचर से डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसके साथ एक डब्ल्यू लिखा है, ओके, टेंशन इन द वायर, और उसकी लेंथ में चेंज अगर डीएल होता है तो उस प्रोसेस में जितना वर्क डन है ये, तो अगर ये मेरा एक सिस्टम है जिसमें बाकी कोई वॉल्यूम चेंज वगैरह हो रहे हो या ना हो रहे हो, लेकिन आप केवल इस टर्म पे कंसंट्रेट करें, तो ये भी तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। अगर बाहर से कोई फोर्स लगा के हमने उस वायर को डिफॉर्म किया है तो वो वर्क गया कहाँ, वो सिस्टम की एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ है, ओके। बाद में जब सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएगा वो वर्क आपको वापस मिल सकता है, तो वो इंटरनल एनर्जी के रूप में तो स्टोर हुआ है। तो ये भी एक तरह का वर्क हो सकता है किसी टिपिकल सिस्टम में। वायर वन डायमेंशनल सिस्टम है, स्ट्रेच हो रहा है। ऐसे ही कोई टू डायमेंशनल सिस्टम है, कोई सरफेस है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपके पास सोप बबल है, सोप का बबल है, उसका आप साइज़ बढ़ा रहे हैं तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो वहाँ पे भी आपको इसी तरह का टर्म मिलता है, ओके। टेंशन की जगह सरफेस टेंशन और डीए चेंज इन एरिया, तो कुछ उस तरह के टर्म। तो अगेन अगर कहीं पे कोई वो है सरफेस का एरिया चेंज इन्वॉल्व है तो आपका वर्क डन में इस तरह का कंट्रीब्यूशन भी आ सकता है, ओके, सरफेस स्ट्रेचिंग के करस्पॉन्डिंग टर्म। आपका कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल है जिसको आप एक्सटर्नल सोर्स की मदद से चार्ज कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल बाहर से अगर आप उस सिस्टम में एनर्जी पंप कर रहे हैं तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी तो बढ़ रही है। तो वहाँ पे जो जनरलाइज्ड वर्क जिसे हम कह रहे हैं उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बनता है, ओके। EMF और DZ, कितना चार्ज आपने पंप किया है, पहले चार्ज की अमाउंट कुछ थी उस सेल में स्टोर, अब एक्स्ट्रा उसमें DZ चार्ज अगर और स्टोर हो गया है, तो जो इस प्रोसेस में जब हमने उसमें DZ चार्ज और इंजेक्ट किया, उस प्रोसेस में उसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज कुछ इस प्रकार का होता है। दिस इज़ द EMF एंड दिस। तो ऐसा भी सिस्टम हो सकता है। ये भी थर्मोडायनेमिक्स के ही रूल से आप कि जनरल जो उसके रूल्स हैं उससे इस सिस्टम के को भी आप स्टडी कर सकते हैं, ओके। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पहले ऑफ था फिर ऑन किया, तो वो मटेरियल पोलराइज होता है। तो पोलराइजेशन में कुछ एनर्जी का कंजप्शन होता है। वो एनर्जी आई कहाँ से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने सप्लाई की, तो वो एनर्जी उस समय सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो चुकी है, ओके। तो इंटरनल एनर्जी में जो कंट्रीब्यूशन है वो इस तरह का भी होता है। दिस ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड और डीपी जो है दैट इज़ चेंज इन द पोलराइजेशन, ओके। यहाँ पे जो हमारा कन्वेंशनल पोलराइजेशन होता है जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में पढ़ते हैं, वो पोलराइजेशन डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन होता है। ये पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, ये टोटल पोलराइजेशन है। इनफैक्ट टोटल पोलराइजेशन का चेंज है, पहले भी हो सकता है मटेरियल में कुछ पोलराइजेशन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे थोड़ा पोलराइजेशन अगर और चेंज हो गया, तो जितना वो चेंज हुआ है उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे वैसे डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, बट सिंप्लिसिटी के मैंने इस फॉर्म में लिखा है क्योंकि हम इससे अभी कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, जस्ट फॉर द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ वर्क में इस तरह के कंट्रीब्यूशंस भी आ सकते हैं, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, या ऐसे ही कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, जिस मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है H है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटाइजेशन है M, तो DM अगर उसके मैग्नेटाइजेशन में चेंज है तो ये प्रोडक्ट, और यहाँ एक कांस्टेंट भी आता है म्यू नॉट टाइप का डायमेंशनली बैलेंस करने के लिए। बट ये तो ये आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, टर्म्स हो सकते हैं जो वर्क डन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वर्क डन में अगर वो सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी को ही तो चेंज करेगा, ओके। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है, आप जो वर्क कर रहे हैं सम अमाउंट ऑफ वर्क, तो वो कहीं लॉस थोड़ी हो रहा है, वो इंटरनल एनर्जी के रूप में होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स कैन बी एक्सटेंडेड टू ऑल दीज सिस्टम्स, वन डायमेंशनल वायर स्ट्रेच, a wire being stretched, two dimensional surface area being changed, an electromagnetic cell being charged, dielectric placed in an electric field, its polarization being changed by the external electric field, paramagnetic substance placed in a magnetic field। तो ये सारे आपके इसमें आ सकते हैं, ओके। मैं अगेन यहाँ पर रेफर करूँगा सिमेंस्की में इस सबको और इनके डायमेंशंस और उसका बड़ा अच्छा डिस्कशन कर रखा है, सो यू एटलीस्ट गो थ्रू इट वंस, ठीक है। दिस तो ये जनरलाइज आइडिया, लेकिन इन सारे एक्सप्रेशंस को आप देखिए, इनकी जनरल फॉर्म किस तरह की है। इन तीन टर्म्स की भी उसी तरह की है, पर ये जो मैंने एक्स्ट्रा टर्म्स लिखे हैं एटलीस्ट इनका देखिए, समथिंग इनटू डिफरेंशियल ऑफ समथिंग, ओके। और ये समथिंग जो है बस ये शुरू के तीन टर्म्स को अगर मैंने छोड़ दिए, बाकी टर्म्स अगर हैं तो इनका नेचर कुछ ऐसा है। इनफैक्ट इन टर्म्स का भी ऐसा ही है। ये जो
फर्स्ट क्वांटिटी है जो विदाउट डिफरेंशियल है, जिसका डिफरेंशियल नहीं है, वो इंटेंसिव क्वांटिटी है, सिस्टम के साथ ग्रो नहीं करती है। जबकि जो दूसरी क्वांटिटी है वो एक्सटेंसिव, इंटेंसिव एक्सटेंसिव हमने पीछे डिस्कस कर रखा है। सिस्टम की अगर आप मल्टीपल कॉपीज़ ले लें और उन दोनों को क्लब करके एक बड़ा सिस्टम बनाएं, तो जो पैरामीटर्स ग्रो करते हैं सिस्टम साइज़ के साथ ग्रो कर रहे हैं वो एक्सटेंसिव हैं, बाकी इंटेंसिव हैं। तो यहाँ जितने भी ये टर्म्स थे यू कैन सी ये इस तरह के हैं, इंटेंसिव इंटू डिफरेंशियल ऑफ सम एक्सटेंसिव, और इंटेंसिव इंटू एक्सटेंसिव अगेन एक्सटेंसिव होता है। तो यू हमारा एक एक्सटेंसिव वो होता है, क्वांटिटी होता है। इनफैक्ट यू एक कोई सिंपली एक ऐसी एक्सटेंसिव क्वांटिटी नहीं है, इसे हम कहते हैं, जब केवल हम एस वी एन के टर्म्स में डिस्कशन करते हैं, दिस इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 ऑफ एस वी एन एन। ओके, यहीं से हमें वो ऑयलर रिलेशन को यूज़ करके, जिसे हम गिब्स डर्हम रिलेशन कहते हैं, लास्ट लेक्चर के लास्ट में मैंने डिस्कस किया था, पर मैं उसका नाम बोलना भूल गया था। इस लेक्चर के लास्ट में मैं थोड़ा सी उसको पॉइंट को फिर से रेज करूँगा, बट दिस इंटेंसिव। लेकिन ये जो जितने भी टर्म्स हैं ये बाद वाले, या आप इनको भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इनका नेचर कुछ इस तरह का है। ये जो इंटेंसिव वाला टर्म है इसका जनरलाइज्ड फोर्स का नेचर है। ओके, इनफैक्ट इस वाले टर्म को आप देखिए, P प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, बेसिकली फोर्स, और V वॉल्यूम चेंज, डायमेंशन चेंज, डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट है तभी तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दिस। तो जनरल जो इन टर्म्स का स्ट्रक्चर है, जितने मैंने पिछले पेज पे दिखाए थे, और इंक्लूडिंग ये तीन भी, आप इनको एटलीस्ट इनको तो एक्सप्लिसिटली इस फॉर्म में सोच सकते हैं कि उसमें जो इंटेंसिव वाला टर्म है वो जनरलाइज्ड फोर्स टाइप का टर्म है, और ये जो दूसरा वाला टर्म है ये जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट के नोशन किसी तरह से जनरलाइज हो रहा है। ओके, कुछ चेंज हो रहा है सिस्टम में, बेसिकली आपने सिस्टम पे कुछ फोर्स लगाया, कुछ इफेक्ट लगाया, और उसके कारण चेंज हो रहा है। टेंशन, फोर्स लगाया एक्सटर्नल, वायर डिफॉर्म हुआ। सरफेस टेंशन के कारण सरफेस एरिया में चेंज हो रहा है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, पोलराइजेशन चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मैग्नेटाइजेशन चेंज हो रहा है। ओके, तो ये इस तरह के हैं। या आप इसको दूसरी टर्मिनोलॉजी भी कई बार यूज़ की जाती है, स्ट्रेस स्ट्रेन टाइप की टर्मिनोलॉजी भी यूज़ की जाती है यहाँ पे, कि स्ट्रेस और उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। तो हमेशा आपका वर्क डन जो है वो स्ट्रेस इंटू डिफरेंशियल ऑफ स्ट्रेन टाइप का दिख रहा है यहाँ पे। ओके, इनफैक्ट ये सारे टर्म्स को क्लब करके मैं शायद इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये कुछ इस प्रकार का है। वो जो फोर्स वाला टर्म है, फर्स्ट वाला पार्ट है वो फोर्स है, और एक्स आई उसके करस्पॉन्डिंग का डिस्प्लेसमेंट है, डी एक्स आई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारे टर्म्स कुछ इस प्रकार के क्लब कर सकते हैं, ये पीछे वाले। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप ये जो शुरू के तीन टर्म्स हैं इसको भी इसी फिलॉसफी से देखना शुरू करें। TDS, यहाँ पे तो ये बोलना बहुत मुश्किल है कि ये फोर्स टाइप का नेचर है और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइप का, बट मैथमेटिकली आप इस आइडिया को यहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ, ये जो जितने भी टर्म्स हैं इंटरनली चेंज में, इनमें हमेशा इस तरह का नेचर होता है। ओके, कि हाँ, सम टर्म इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ समथिंग। तो ये आइडिया हम यहाँ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे अब इसे दूसरा नाम दूंगा, कॉज और इफेक्ट भी हम इसे सोच सकते हैं। से इस वाले केस को देखते हैं। इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, कॉज बाहर से, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बंद था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे कंट्रोल में था, लैब में हमारे कंट्रोल में था, हमने उसे स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी पर्टिकुलर वैल्यू 2 यूनिट्स पे ले आए, तो कितना पोलराइजेशन सिस्टम में डेवलप हुआ, कितना पोलराइजेशन चेंज हुआ, वो DP है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी दूसरी वैल्यू पे भी सेट कर सकता हूँ, एक हायर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकता हूँ, तो मोमेंट जो पोलराइजेशन का चेंज है वो कुछ और होगा। तो ये तो कॉज एंड इफेक्ट इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। ये कॉज से मेरा सेंस ये है, कॉजैलिटी और उसके टर्म्स में नहीं कह रहा हूँ। कॉज मतलब वो चीज़ जो हम लैब में कंट्रोल कर रहे थे, जिसके कारण ये चेंज हो रहा है और चेंज इसमें उत्पन्न हो रहा है, तो ये कॉज है और ये इफेक्ट। ओके, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पोलराइजेशन चेंज हो गया, या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटाइजेशन चेंज हो गया। ओके, कॉज से मेरा मतलब है जिस क्वांटिटी को हम लैब में कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल करने के बावजूद ये फ्री क्वांटिटी, मतलब इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को मैं 0, 1, 2 कितने पे भी सेट कर सकता हूँ। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि ये डिपेंडेंट है, ये हमारे कंट्रोल में है, इसकी वैल्यू को हम कितने पे भी सेट कर सकते हैं, और इसमें हम करस्पॉन्डिंगली चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हमारे हाथ में था, मैग्नेटाइजेशन में कितना चेंज होगा, पोलराइजेशन में कितना चेंज होगा, या मैग्नेटिक फील्ड हमारे हाथ में है, मैग्नेटाइजेशन कितना प्रोड्यूस होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। बट नाउ लुक एट दिस नोशन दिस वे। अब यहाँ पे थोड़ा आपको इस जो मैंने पीछे अभी तक जो आइडियोलॉजी इस पेज पे यहाँ पे कही है, यहाँ पे बेसिक आइडिया जो है, जो हम यहाँ सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारे इस लेक्चर का मेन पॉइंट भी है। इनके रोल्स रिवर्स भी हो सकते हैं। रोल्स रिवर्स होने का मतलब मैं सीधे मैथमेटिकली उसको पॉइंट करना चाहूँगा। आप हमेशा ये ना सोचें कि T विदाउट डिफरेंशियल आता है और S डिफरेंशियल में आता है। अभी हम देखेंगे बहुत ईजिली हमारे पास ऐसे टर्म्स भी आते हैं, SDT टाइप का टर्म भी आ सकता है। तो ये जो मैं इनको ऐसा कह रहा हूँ कि ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट समझा जाए, या इसे स्ट्रेस समझा जाए, या इसे स्ट्रेन समझा जाए। कुछ केसेस में तो वो आइडेंटिफिकेशन करना आसान है,
लेकिन जब आपके पास इस तरह के टर्म्स भी आ जाएंगे माइनस एस डी टी टाइप का, या यहाँ भी ये रिलेशनशिप चेंज हो सकती है, वी डी पी टाइप का टर्म भी आ सकता है, तो फिर किसको स्ट्रेस कहें और किसको स्ट्रेन कहें? प्रेशर को स्ट्रेस कहें, वॉल्यूम को स्ट्रेन कहें, या वॉल्यूम को स्ट्रेस कहें, प्रेशर को स्ट्रेन कहें? ये इतना क्लियर नहीं है। तो ये स्ट्रेस रिलेशनशिप आपको इस तरह से सोचनी है। इंटरनल एनर्जी में जितने भी टर्म्स हैं हमेशा एक स्ट्रेस और एक करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। आप किसको स्ट्रेस किसको स्ट्रेन मानते हैं वो आपकी लैब कंडीशंस पे डिपेंड कर सकता है। लैब कंडीशन से सेंस ये है, माना ये टर्म, मैं इस टर्म पे कंसंट्रेट करता हूँ, माना लैब में आपके कंट्रोल में प्रेशर है, तो आप प्रेशर की अलग अलग वैल्यू अप्लाई करके देख सकते हैं वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है। पर माना कोई दूसरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है किसी दूसरे के पास, उसमें वो वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकता है, तो वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा तो करस्पॉन्डिंगली प्रेशर की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो वहाँ पे मैथमेटिकली वी डी टाइप का टर्म, वॉल्यूम की हमने किसी फिक्स वैल्यू पे रखा हुआ है 7 यूनिट्स पे, और हम देख रहे हैं उस समय उसको जब हम प्रेशर को 7 पे लाए तो वॉल्यूम को 7 पे लाए तो प्रेशर में कितना चेंज हुआ। तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, इसे इस तरह से ना सोचें कि इसी को हम हमेशा स्ट्रेस कहेंगे और इसी को स्ट्रेन कहेंगे। हाँ, टर्म हमेशा ऐसा होगा, एक स्ट्रेस टर्म इनटू एक स्ट्रेन टर्म, लेकिन किसको स्ट्रेस किसको स्ट्रेन कहना है ये डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर नहीं है। तो आप इस तरह से ना सोचें कि जो इंटेंसिव टर्म्स हैं वही हमारे फोर्स हैं या स्ट्रेस हैं या वो कॉज हैं, और जो एक्सटेंसिव टर्म्स हैं वही स्ट्रेन हैं या डिस्प्लेसमेंट हैं या इफेक्ट है। ओके, ये रोल्स रिवर्स भी हो सकते हैं। इनफैक्ट लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिक आइडिया है वो यही है, इन रोल्स को हम स्वैप कर सकते हैं, और ये हमें इमीडिएटली अभी देखेंगे। जैसे इस टर्म में आप देखिए, आप इसको ऐसे सोच सकते हैं मैथमेटिकली, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में शायद टी मेरे कंट्रोल में है, एक एक्सपेरिमेंट मेरा ऐसा है, तो टी को कंट्रोल करते हुए मैं देख रहा हूँ एस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, टी से एस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन कोई दूसरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर ऐसा भी हो सकता है पॉसिबली, वो बहुत मुश्किल होगा वैसे, कि आप एस को कंट्रोल करें, सिस्टम की एंट्रोपी आपके कंट्रोल में है, और उससे आप देख रहे हैं टी पे क्या फ़र्क पड़ता है। एंट्रोपी कंट्रोल करना वैसे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, या उसको मेज़र करना डायरेक्टली दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो ये प्रैक्टिकली ये हुआ है, बट एज अ मैथमेटिकल आइडिया बोथ थिंग्स कैन बी डन। आप टी चेंज करने का असर एस पे देख सकते हैं, या एस को चेंज करने का असर टी पे देख सकते हैं। तो किसको आप कॉज और किसको इफेक्ट और किसको स्ट्रेस किसको स्ट्रेन कह रहे हैं, दैट डेफिनेशन बिकम मॉडल्ड अप, बट ओके द बेसिक आइडिया इज हमेशा कोई भी टर्म होगा उसका नेचर इस तरह का होगा ही होगा। ओके, और वर्क केवल हमारा हाइड्रोस्टैटिक वर्क नहीं है, वर्क में कई तरह के कंट्रीब्यूशंस आ सकते हैं। अब मैं ये बाकी कंट्रीब्यूशंस फिर से ओमिट कर दूंगा। मोस्ट जनरल जो हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं उसमें इस तरह के 3 टर्म्स ओके होंगे। ये यहाँ तक वाला, ये जो बाकी हैं आपका वायर स्ट्रेचिंग या सरफेस, ये अगर स्पेसिफिक अगर कोई ऐसा केस आता है तो उसको डील किया जाता है सिमिलर मेथड से, बट अदरवाइज हम केवल इतने से आगे का डिस्कशन करेंगे। ओके, इनफैक्ट कई बार तो मैं इस वाले टर्म को भी ड्रॉप करूंगा, मतलब ये टर्म हमारा कांस्टेंट की तरह चलता रहेगा, तो इसको मैं सप्रेस करके भी रख सकता हूँ, बट बाद में इस टर्म को भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अब यहाँ पे जस्ट ये रिमाइंडर, ये हम कई बार कर चुके हैं। डी यू का जो एक्सप्रेशन है ये ओके, दिस टी डी एस माइनस पी डी वी, दिस इनिशियली ये टर्म मेरा क्या ड्रैग डाउन होता रहेगा। ड्रैग डाउन होने का मतलब इस टर्म के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा, बाद में मैं इस टर्म को भी चेंज करूँगा, बट इनिशियली छेड़छाड़ से मेरा मतलब क्या है, इसको चेंज करने का मतलब क्या है, वो अभी आगे क्लियर होगा। ये जो हम यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ इक्वेशंस लिखे हैं जिनको हम पहले भी देख चुके हैं। लेट मी ओके सी द इक्वेशंस फर्स्ट। यू के डिफरेंशियल में आप देख रहे हैं क्वांटिटी तो टी भी आ रही है और एस भी आ रही है और पी भी आ रही है और वी भी आ रहा है और म्यू भी आ रहा है और एन भी आ रहा है, बट डिफरेंशियल्स में यू के डिफरेंशियल में एस का डिफरेंशियल, वी का डिफरेंशियल और एन का डिफरेंशियल आ रहा है। तो यू को हम कहते हैं, यू के लिए जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं वो एस वी और एन है। यू एस वी और एन का फंक्शन है। एस में अगर थोड़ा चेंज करें डी एस, और करस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम में थोड़ा चेंज डी वी, और एन में थोड़ा चेंज करें डी एन, तो कुल मिला के यू में जो चेंज होने वाला है वो टी टाइम्स एंट्रोपी का चेंज माइनस पी टाइम्स वॉल्यूम का चेंज प्लस म्यू टाइम्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स के चेंज से हम निकाल सकते हैं। तो यू इन पे डिपेंड करता है, एस वी और एन पे। ओके, तो मैथमेटिकली अगर यू एस वी एन पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास ये नहीं है केवल मैथमेटिकली ये एक्सप्रेशन भी दे रखा है, तो एलिमेंट्री कैलकुलस से आप लिख सकते हैं, अच्छा चेंज इन यू होगा यू का पार्शियल डिफरेंशियल एस के रेस्पेक्ट में कीपिंग वी एन एन कॉन्स्टेंट इंटू डी एस, प्लस यू का पार्शियल डिफरेंशियल वी के रेस्पेक्ट में कीपिंग एस एन कॉन्स्टेंट डी वी, प्लस यू का पार्शियल डिफरेंशियल एन के रेस्पेक्ट में कीपिंग एस वी कॉन्स्टेंट इंटू, यहाँ पे एक टर्म मैंने मिस कर दिया सॉरी, डी एन। ओके, अब आप इस जो आपको मैथमेटिक्स से एक रिजल्ट मिला उसको अगर आप इस एक्चुअल एक्सप्रेशन से, थर्मोडायनामिक्स के एक्सप्रेशन से कंपेयर करें, डी यू डी एस इंटू समथिंग, डी एस इंटू समथिंग, डी वी इंटू समथिंग, डी वी इंटू समथिंग, डी एन इंटू समथिंग, डी एन इंटू, सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं,
तो ये जो करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज़ हैं जो ds से मल्टीप्लाइड है या dv से या dn से, वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें इमीडिएटली टेम्परेचर की डेफिनेशन मिल जाती है। u के डिफरेंशियल में ये सारे आ रहे थे, 3 तो इसमें डिफरेंशियल में थे, लेकिन ये जो बाकी 3 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ थी T, P और म्यू, ये बेसिकली इन रिलेशन से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। u के डिफरेंशिएशन वो जिन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, u, s, v और n पे डिपेंड करता है, तो उनके रेस्पेक्ट के पार्शियल डिफरेंशिएशन ही ये 3 क्वांटिटीज़ हैं, अपार्ट फ्रॉम प्लस माइनस साइन T, P और म्यू। ओके, दिस ये रिलेशन हम पहले भी लिख चुके हैं, पर यहाँ हम फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ दिस। ओके, लेकिन ये चीज़ तब वर्क करेगी, से आप सोचें किसी सिस्टम में हम इसे अप्लाई करें, हाँ इंटरनल एनर्जी हमें पता है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू नहीं कह रहा हूँ मैं, उसका एक्सप्रेशन कह रहा हूँ। ओके, इंटरनल एनर्जी की फंक्शनल डिपेंडेंस हमें पता है, तो ये डिफरेंशिएशन करके मैं T, P और म्यू को डिराइव कर सकता हूँ। बट ये चीज़ आप सोचिए, ये तभी वर्क करेगा अगर आपको u का जो एक्सप्रेशन है वो s, v और n के टर्म्स में दे रखा हो। ओके, अगर s, v और n के टर्म्स में u का एक्सप्रेशन नहीं दे रखा है तो फिर आप उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को करते हुए s वाले को करते हुए आपको पता है v और n को कांस्टेंट रखना है, तो अगर वो डिपेंडेंस किसी और वेरिएबल्स पे दे रखी है तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। ओके, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, मैंने इसको एनर्जी फॉर्मुलेशन और 1 लिखा है। 1 का मतलब अभी आपको आगे क्लियर होगा। ये u इंटरनल एनर्जी, इस फॉर्मुलेशन में थर्मोडायनेमिक्स हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है u का एक्सप्रेशन आपके पास s, v और n के टर्म्स में ऑब्टेन हो जाना चाहिए। वंस यू ऑब्टेन दिस, तो फिर ये डिफरेंशिएशन करके आप बाकी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ डिराइव कर सकते हैं, और इनफैक्ट फिर इसके सेकंड डिफरेंशिएशन वगैरह भी कर सकते हैं। बट बेसिक आइडिया ये है, u के डेरिवेटिव्स से फिर आप बाकी फिजिक्स, बाकी थर्मोडायनेमिक्स निकाल सकते हैं। ओके, दिस यहाँ पे अगेन वो कंट्रोल और चेंज वाला इशू आप समझ सकते हैं। ये s, v, n लैब में आप एक्सपेरिमेंटल सेट आपने कर रखा है, और s, v और n तीनों आपके कंट्रोल में है। आप इनको जिन वैल्यू पे रखना चाहें रख सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप u का वेरिएशन नोट कर सकते हैं। अलग अलग वैल्यू पे u का क्या क्या वेरिएशन है, मतलब u की फंक्शनल डिपेंडेंस s, v, n पे आप निकाल सकते हैं। और एक बार वो निकल गया तो फिर ये क्वांटिटीज़ T, P और म्यू क्या हैं, फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। ये कितना उस पर असर पड़ा, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जो आपने सेट की थी s, v और n की, उसके हिसाब से T, P और म्यू क्या है दिस। तो जो स्ट्रेस, स्ट्रेन या कौन सी चीज़ को हम फोर्स और कौन सा वो कह रहा है, वो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें हम लैब में कंट्रोल कर रहे थे, अगर कर सके किसी तरह से एंट्रोपी को और वॉल्यूम को और n को, तो माना हमने कंट्रोल की, तो फिर हम देख रहे हैं अच्छा फिर टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, कितनी तेज़ी से इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी के साथ चेंज होती है। प्रेशर होता है, कितनी तेज़ी से इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के साथ चेंज होती है, अपार्ट फ्रॉम माइनस साइन और क्या कांस्टेंट रखा है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, एंड सिमिलरली म्यू। ओके, या यहाँ पे हम वैसे एक दूसरा फॉर्मुलिज्म भी करते हैं, वो इस डायरेक्ट लेक्चर से तो बहुत रिलेटेड नहीं है, बट u अगर आपको s, v, n के फंक्शन के रूप में मिल गया, तो इन प्रिंसिपल इस इक्वेशन को इन्वर्ट करके आप s को u, v, n के फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ओके, u का एक्सप्रेशन आपको s, v, n के टर्म में है, तो वहाँ से आप s को लिख सकते हैं, तो s के एक्सप्रेशन में आपका u, v, n आएगा, मतलब s की डिपेंडेंस u, v और n पे। इनफैक्ट वो रिलेशन आप थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ से लिख सकते हैं, ds बराबर इन टर्म्स को इस साइड ले जाइए और 1/T, जो हमने पहले यूज़ किया है। थर्मोडायनेमिक्स हम कभी कभी इस फॉर्मुलिज्म में भी करते हैं। आपको अगर सिस्टम के एंट्रोपी का एक्सप्रेशन u, v और n के फंक्शन के रूप में पता है, तो फिर उसके पार्शियल डिफरेंशिएशन करके, एंट्रोपी के पार्शियल डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में या v के रेस्पेक्ट में या n के रेस्पेक्ट में करके आप टेम्परेचर, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर, म्यू अपॉन टेम्परेचर निकाल सकते हैं, जिसे हम एंट्रोपिक फॉर्मुलेशन कहते हैं। इनफैक्ट माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में हमने इसी को तो यूज़ किया है। ओके, लेकिन कैनोनिकल एंसेंबल में इसने वर्क नहीं किया था, हमने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी निकाल दी थी, बट इंटरनल एनर्जी ये वाला एनर्जी फॉर्मुलिज्म, यू का एनर्जी फॉर्मुलिज्म जो है, ये वर्क कर सकता है, लेकिन ये तब वर्क करेगा जब यू आपका एस, वी और एन के फंक्शन के रूप में ऑब्टेन हो। लेकिन कैनोनिकल फॉर्मुलिज्म में जो हमारा यू निकला था, वो फाइनली एन, वी और टी का फंक्शन था। कैनोनिकल एंसेंबल में जो कंट्रोल जो जिन क्वांटिटीज़ का हमारे हाथ में होता है, वो एन, वी और टी होती है। तो एन, वी और टी पे डिपेंडेंस थी एन, वी, लेकिन यहाँ टी, तो फिर गड़बड़ हो गई थी। तो इसीलिए कैनोनिकल एंसेंबल में ये एनर्जी फॉर्मुलिज्म ने भी काम नहीं किया था, इसने तो काम किया ही नहीं था, ये तो भूल जाइए, ये तो केवल माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के लिए वर्क किया था। पर कैनोनिकल एंसेंबल में यू हम निकाल पाए, पर उसके बावजूद हम उसमें से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ओके, अच्छा, अब कमिंग टू द आवर मेजर डिस्कशन, लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आप लाइन के केवल इस तरफ के पार्ट पे कंसंट्रेट कीजिए। बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन, यू विल सी इट ए मोमेंट, इट इज़ सच ए सिंपल आइडिया। ओके, और फिर मैं उसे थर्मोडायनेमिक्स में इनकॉर्पोरेट करूँगा। माना f है कोई फंक्शन,
दो वेरिएबल्स का, सिंप्लिसिटी के लिए दो हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक्स और वाई। इनफैक्ट केवल एक वेरिएबल भी मैं ले सकता था, बट से एक्स एंड वाई। ओके, अगेन दिस एग्जांपल हैज़ बीन डायरेक्टली टेकन फ्रॉम ज़िमेंस्कीज़ बुक। ओके, तो आप वहाँ रेफर कर सकते हैं, मैथमेटिकल मेथड्स नाम से एक चैप्टर है, वहाँ आप देख सकते हैं। उसमें माना एफ का जो डिफरेंशियल है वो इस फॉर्म का है, सम फंक्शन u इंटू डी एक्स प्लस सम फंक्शन v इंटू डी वाई। अगेन आप देख रहे हैं एफ के डिफरेंशियल में फंक्शंस तो चार आ रहे हैं, u भी आ रहा है, x भी आ रहा है, v भी आ रहा है, y भी आ रहा है, ये चारों फंक्शंस हैं, सम फंक्शंस। ओके, फॉर एग्जांपल ये, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, बट यू कैन सी u के डिफरेंशियल में s और v तो डिफरेंशियल फॉर्म में आते ही हैं, पर उसके अलावा t और p भी हैं, ये भी तो फंक्शंस हैं, तो ये ओके। लेकिन डिफरेंशियल में जो टर्म्स आए हैं, डिफरेंशियल राइट हैंड साइड में, वो केवल x और y का है, तो हम कहते हैं f के जो नेचुरल वेरिएबल्स हैं वो x और y है। डिपेंड तो आप बोले हाँ, डिपेंड तो वो u पे भी करेगा, v पे भी करेगा, लेकिन उसके जो नेचुरल वेरिएबल्स हैं वो केवल x और y है। f के डिफरेंशियल में केवल x का डिफरेंशियल और y का डिफरेंशियल आ रहा है, f इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ x और y। और यहीं से फिर हम मैथमेटिक्स कैलकुलस यूज़ करके लिखते हैं, अगर केवल मेरे पास ये लाइन भी हो कि f x y का फंक्शन है, तो हम लिखते हैं डिफरेंशियल ऑफ f होगा डेल f होगा डेल x कीपिंग y कॉन्स्टेंट इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट डी वाई। नॉर्मली जब हम मैथमेटिक्स करते हैं तो x के रेस्पेक्ट के पार्शियल डिफरेंशियल में y कांस्टेंट, y के वाले में x कांस्टेंट इम्प्लाइड होता है, लेकिन यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि अभी सिचुएशन चेंज होने वाली है। सो वी मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल कि जब जिस रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उस समय किन चीज़ों को हमने कांस्टेंट रखा है। ओके दिस, और यहीं से फिर हम कंपेयर करके उस तरह के रिलेशन भी लिखते हैं कि अच्छा डी एफ के दो एक्सप्रेशन हैं, डी एक्स डी वाई, तो कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, u बराबर डेल एफ ओवर डेल एक्स कीपिंग y कांस्टेंट, v बराबर डेल एफ ओवर डेल वाई कीपिंग x कांस्टेंट। ये रिलेशन मैंने ऐसे ही तो लिखे थे ये वाले। ओके दिस, बट दैट इज़ नॉट द मेन पॉइंट हियर। अब सवाल ये है एक्चुअली, f जो फंक्शन है एक्स वाई का, इस f के डिफरेंशियल में केवल x और y के डिफरेंशियल में आ रहे हैं, f से हम एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, सम फंक्शन कॉल्ड से g। लेकिन g की जो डिपेंडेंस है उसकी y डिपेंडेंस तो बरकरार रहे, g भी y पे तो डिपेंड करे, पर g x के बजाय अब u पे डिपेंड करे। आप यहाँ देखिए x इंटू यू था ये प्रोडक्ट, मतलब मैं डिफरेंशियल की फॉर्म में नहीं कह रहा हूँ, ये टर्म में u और x का मल्टीप्लिकेशन था, इसमें v और y का। हम ये चाह रहे हैं एक नया फंक्शन g कंस्ट्रक्ट करना जिसकी y डिपेंडेंस तो इसी तरह की रहे, डिफरेंशियल ऑफ y आए, लेकिन यहाँ x के डिफरेंशियल के बजाय उसमें u का डिफरेंशियल आ जाए, ये है। तो क्या हम ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? ओके, इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन या मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लास्ट में मैं ज़रा हिंट करूँगा बस, बट ये है असली सवाल, ये है क्या हम ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? इनफैक्ट ये फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना बहुत ईजी है। आपका जो ओरिजिनल फंक्शन f है उसमें से अगर आप एक इस तरह का टर्म सब्ट्रैक्ट कर दें u इंटू एक्स, और इसी स्टेप को हम कहते हैं हमने f का लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन करके एक नया फंक्शन g बना दिया है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। पहले ये देख ले कैसे वर्क करता है, फिर आप इसको और बेटर समझ पाएंगे जो मैं ये कह रहा हूँ। अगर आप g का डिफरेंशियल ऑब्टेन करें, g को हमने इस तरह से डिफाइन किया, इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया, तो dg बराबर होगा df, और यहाँ से आपको दो डिफरेंशियल टर्म्स मिलेंगे, एक u dx और एक बार du इंटू एक्स। अब आप df की ये वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करें u dx प्लस v dy, तो u dx से u dx कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो टर्म बचेगा v dy वाला टर्म तो वैसे का वैसे ही बचा रहेगा v dy, लेकिन u dx का टर्म कैंसिल हो गया और बचा आपका x इंटू डी यू। गो थ्रू दिस वंस अगेन एंड देन यू विल सी f के डिफरेंशियल और g के डिफरेंशियल में क्या चेंज हुआ। v dy डिपेंडेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये एग्जैक्ट सेम टर्म है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, माइनस साइन को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं आप, ये था u इंटू डिफरेंशियल ऑफ x और ये है x इंटू डिफरेंशियल ऑफ u, स्वैप हो चुका है ये टर्म। ओके, और ये हमने किया कैसे, ट्रिक भी आप देख लें यहीं पे, ये जस्ट अभी मैं इसे एक ट्रिक की तरह इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इनफैक्ट ना मैंने इसकी मैथमेटिक्स या फिजिकल ओरिजिन की बात की, लेकिन ट्रिक किस तरीके की है, हम यहाँ जो डिफरेंशियल, कौन सा टर्म डिफरेंशियल में आ रहा है, कौन सा फंक्शन डिफरेंशियल में आ रहा है, कौन सा विदाउट डिफरेंशियल, इसको हम स्वैप करना चाह रहे हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ पहुँचे कैसे, आप देखिए ओरिजिनल फंक्शन में इस और इसका प्रोडक्ट ही हमने सब्ट्रैक्ट किया है, u इंटू एक्स ही तो सब्ट्रैक्ट किया है। इससे हुआ क्या, जब हमने डिफरेंशियल लिया एक टर्म u dx जनरेट हुआ जिसने इसको कैंसिल कर दिया, इसके डिफरेंशियल ने दो टर्म्स जनरेट किए, उसमें से u dx वाले टर्म ने इस u dx को कैंसिल किया, और दूसरा टर्म x du वो सर्वाइव कर गया। तो ये ट्रिक, ओके, मुझे u dx में अगर
डिपेंडेंस स्वैप करनी है, डिफरेंशियल यू का बने और एक्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरह हो, तो मुझे बेसिकली ओरिजिनल फंक्शन में यू इंटू एक्स को ही सब्ट्रैक्ट करना है। ये सब्ट्रैक्ट और एडिशन का साइन वो हो सकता है, अगर ये ओरिजिनल में ये साइन माइनस होता तो मुझे यहाँ प्लस करना पड़ता, बट अदरवाइज यही लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है। सिंपली मैं आपको एक ट्रिक की तरह बता रहा हूँ अभी ये, ओके। तो डी जी अगेन, अब यहाँ से आगे हम थर्मोडायनेमिक्स में फिर इस तरह से करते हैं, या मैथमेटिक्स में भी आप जा सकते हैं। जी का डिफरेंशियल आप देखें, अगर आपको केवल ये लाइन दे रखी है, ये एक्सप्रेशन कहीं से आपके पास आ गया, तो आप देख रहे हैं जी के डिफरेंशियल में यू का डिफरेंशियल और वाई का डिफरेंशियल आ रहा है, और जी अगर एक परफेक्ट डिफरेंशियल है तो आप कहेंगे जी किसका फंक्शन है, यू और वाई का। हम यही काम तो करना चाह रहे थे, एफ से एक नया फंक्शन जी, वाई डिपेंडेंस तो सेम रहे पर एक्स के बजाय वो यू डिपेंडेंट, और जी अगर यू वाई का फंक्शन है तो कैलकुलस से आप फिर से डी जी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जी का डिफरेंशियल वाई के रेस्पेक्ट में कीपिंग यू के रेस्पेक्ट में कीपिंग वाई कांस्टेंट इनटू डी यू, प्लस जी का डिफरेंशियल वाई के रेस्पेक्ट में इंटू डी वाई कीपिंग यू कांस्टेंट। ये अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जब वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो एक्स कांस्टेंट नहीं है, यू, इसीलिए मैं ये कह रहा था ये हमें बहुत एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा कौन सी क्वांटिटीज़ हमने कांस्टेंट हेल्ड कर रखी है, ओके, उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल में, ओके दिस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पे ये है, लेकिन सबसे ज़्यादा एफ एंड जी हैव द सेम इन्फो। जैसे हमने फुरियर ट्रांसफॉर्म मैंने कभी बात की होगी, तो फुरियर ट्रांसफॉर्म में हमने ये बात की थी ओरिजिनल फंक्शन जो है हमारा या उसका फुरियर ट्रांसफॉर्म से जो फंक्शन ऑब्टेन होता है, दोनों में किसी में कम या किसी में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बराबर जो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल फंक्शन में है वही उसके फुरियर ट्रांसफॉर्म में है। अगर हम फुरियर ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म कर दें तो फिर से हमारा ओरिजिनल फंक्शन रिकवर हो जाता है, तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा गेन या लॉस नहीं होती। सेम आइडिया यहाँ अप्लाई होता है। ये जो ट्रिक अगर हमने की भी, f से g बना दिया और हम अपनी कैलकुलेशन अब g से करेंगे, आइडिया ये है कैलकुलेशन f से करने में कुछ दिक्कत आ रही थी, कुछ इशू था, तो हमने f की जगह नया फंक्शन g ले लिया जिसकी डिपेंडेंस वेरिएबल्स पे अलग टाइप की है, लेकिन जितनी फिजिक्स f के अंदर छुपी हुई थी, अगर ये f कोई फिजिकल इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है या इवन मैथमेटिक्स के लेवल पे भी कहें, उतनी ही इन्फॉर्मेशन इफेक्ट g के अंदर भी है। g के अंदर कोई नई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा या कोई कम इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका हो सकता है जी से आसान हो। आइडिया ये है। इनफैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मुझे जी दिया होता, इनिशियली मेरे पास ये एक्सप्रेशन दिया होता, ये वाला डी जी, एफ के बारे में हम नहीं जानते हैं, ये एक्सप्रेशन, तो अब जी को आप देख रहे हैं, जी है फंक्शन यू और वाई का, इसके डिफरेंशियल आ रहे हैं, तो अब सवाल को हम इन्वर्ट कर सकते थे, क्या मैं g से एक नया फंक्शन f बना सकता हूँ जिसकी y डिपेंडेंस तो सेम रहे पर जिसमें x डिपेंडेंस और u डिपेंडेंस स्वैप हो जाए। फिर से मैं अगर g से एक लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करूँ जिसमें x और u डिपेंडेंस को मैं स्वैप करना चाहूँ तो वो मैं कैसे बनाऊँगा? अब की बार g से स्टार्ट करके उसमें u इंटू एक्स टाइप का टर्म ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों? यहाँ माइनस साइन पहले से है, यू कैन चेक दिस वर्क्स। लेकिन आप चेक करें, यही डेफिनेशन तो है, f बराबर g प्लस यू एक्स। एफ से लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करके आप जी ऑब्टेन कर सकते हैं, जी से लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, उसे हम इन्वर्स भी नहीं कह रहे हैं, जी से फिर से लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करके आप एफ ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बेसिकली जी में कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन एफ में थी उतनी ही जी में है, ओके, रिमेंबर दिस। तो लेकिन हो सकता है मैथमेटिकली या फिजिकली कोई एडवांटेज हो एफ के बजाय जी को इस्तेमाल करने के, तो हम उस कंडीशन में जी को यूज़ करेंगे। सो दिस इज द आइडिया ऑफ लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर मैं इसकी थोड़ा सी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस बताऊं, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसके लिए एक सोर्स रेफर करूंगा, बट दिस, आपके पास कोई कर्व है, वन डायमेंशन में सोचिए आप, टू डायमेंशन में भी नहीं, वन डायमेंशन में, वन डायमेंशन में कोई कर्व है, तो या तो आपको हर पॉइंट पे कर्व पता हो, एक्सप्लिसिटली कर्व पता हो, तभी भी काम चल सकता है या आपको कर्व नहीं दिया गया है, उसका टेंजेंट हर पॉइंट पे दिया गया है, केवल एक पॉइंट पे नहीं, हर पॉइंट पे अगर टेंजेंट आपको पता है तो भी आप वो कर्व रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। और अगर आप कर्व रिकंस्ट्रक्ट ना भी करें, जितनी इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल कर्व में है एफ में, उतनी ही उसके डेरिवेटिव वाले फंक्शन में है। डेरिवेटिव फंक्शन का मतलब एक पॉइंट पे डेरिवेटिव नहीं, हर पॉइंट पे डेरिवेटिव। तो बेसिक आइडिया जो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन का होता है वो एक्चुअली यही होता है आप ओरिजिनल कर्व या उसके जो हर पॉइंट का टेंजेंट कर्व है टेंजेंट जो है उसके टर्म्स में बात कर रहे हैं, ओके। इसलिए मैं जो सोर्स रेफ़र करूँगा, प्रोफेसर पलाश बी पाल की एक बुक है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, उसके इंट्रोडक्टरी चैप्टर में कुछ मैथमेटिक्स डिस्कस की है, तो वहाँ पे उन्होंने इसका डिस्कशन दे रखा है। बाकी आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के कोर्सेज में भी कभी कभी ये मिल जाएगा और आप इसे इजीली सर्च कर सकते हैं कि लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की का इंट्यूशन क्या है, मैथमेटिकल उसका मोटिवेशन क्या है, दिस। बट
मुझे केवल यहाँ पे इतने की ज़रूरत है, मैं जस्ट ये ट्रिक की तरह यूज़ करना चाह रहा हूँ। वी डी वाई डिपेंडेंस तो ऐसे ही रहे नए फंक्शन में, पर यहाँ ये डिपेंडेंस स्वैप हो जाए एक्स मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर की तरह है और डिफरेंशियल आई यू का। ओके, तो वो करने के लिए मुझे एक्चुअली ये करना पड़ता है। ओके, तो ओके, इसका एक और एग्जांपल मैं दूंगा आप में से जिन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी है। ओके, जब हम लैग्रांजियन फार्मूलिज्म से हैमिल्टोनियन फार्मूलिज्म में जाते हैं, लैग्रांजियन से जब हम हैमिल्टोनियन कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो भी बेसिकली एक लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। ओके, गो बैक एंड चेक कि हैमिल्टोनियन हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं किसी सिस्टम का, मोस्ट जनरल केस में कैसे करके हम हैमिल्टोनियन बनाते हैं, तो यू विल सी दैट इट इज़ बेसिकली अ लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नाउ एक्सप्लिसिटली अब एग्जाम्पल्स हम थर्मोडायनेमिक्स में डील करने वाले हैं। यू एस और वी का फंक्शन, मैंने यहाँ पे एन डिपेंडेंस को ड्रॉप कर दिया है। ओके, यू का जो एक्सप्रेशन है ये टी डी एस माइनस पी डी वी, जो हमारी कन्वेंशनल बी एस सी लेवल थर्मोडायनेमिक्स होती है। ओके, ये केवल ये वाली, और यू एस और वी का फंक्शन है तो मैं ये हमेशा लिख सकता हूँ कैलकुलस से। हाँ, डिफरेंशियल ऑफ यू बराबर यू का डिफरेंशियल एस के रेस्पेक्ट में डी एस, यू का डिफरेंशियल वी के रेस्पेक्ट में डी वी, दिस। ओके, यहीं से कंपैरिजन करके हमें वो रिजल्ट मिलता है, टी बराबर दिस रेशियो एंड पी बराबर माइनस दिस रेशियो। ओके, बट अब लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन, यू की डिपेंडेंस एस और वी पे है, मैं यू के बजाय एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ जिसका नाम हम एच रखेंगे। ओके, एच ऐसा फंक्शन होगा जो एस पे तो अभी भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ एस पे डिपेंड करने का मतलब उस नए फंक्शन के डिफरेंशियल में, एच के डिफरेंशियल में ये टर्म तो ऐसे का ऐसे ही आएगा, पर इस टर्म में डिपेंडेंस स्वैप हो जाएंगी। डिपेंडेंस स्वैप होने का मतलब ये टर्म की जगह v इंटू डी पी होगा, और इनफैक्ट उसका साइन भी चेंज होता है। साइन चेंज को आप अगेन यहाँ पे जनरल केस में समझ सकते हैं। तो मैं एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ h, जो इसके डिफरेंशियल में एस आई जैसे u में आता है, लेकिन उसके डिफरेंशियल में v के बजाय p का डिफरेंशियल आए। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? कंस्ट्रक्शन आपके सामने ये दे रखी है मैंने। h जो है डिफाइन इट टू बी लाइक u प्लस पी। ये इसी तरह का टर्म है। इस समय माइनस की जगह प्लस क्यों आया? क्योंकि ओरिजिनल टर्म जिसको आप स्वैप करना चाह रहे हैं, डिपेंडेंस को पलटना चाह रहे हैं, जहाँ उसमें माइनस साइन पहले से है। तो दिस, और यू कैन चेक इट। किया क्या हमने? यही स्टेप लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन है। लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू टू ऑब्टेन एच। इंटरनल एनर्जी का लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन इस मैकेनिज्म से करके हमने एक नया फंक्शन बनाया, और थर्मोडायनेमिक्स में इस फंक्शन को हम कहते हैं एंथैल्पी। डायमेंशनली एंथैल्पी भी एक तरह की एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी भी एक तरह की एनर्जी होती है, लेकिन किस सर्कमस्टेंस में किसको यूज़ करना यूज़फुल रहेगा वो अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं। तो किसी सिचुएशन में यू को यूज़ करना फ़ायदेमंद हो सकता है, और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एच को यूज़ करना। से फॉर एग्जांपल यू को यूज़ करना फ़ायदेमंद, जैसे मैंने यहाँ पे कहा एन वाला पार्ट हमने अभी सप्रेस कर रखा है, चल को इसको भूल जाइए। अगर यू आपको एस और वी के फंक्शन के रूप में ऑब्टेन हो रहा है, तब तो यू के साथ वर्क करना बहुत अच्छा है। पर माना जो सिस्टम की डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ जिनको हम लैब कंडीशंस में कंट्रोल कर पा रहे हैं, जिनकी वैल्यू हमें पता है कि हम किस तरह से वेरी कर रहे हैं, वो क्वांटिटीज़ माना एस और वी ना होके वो क्वांटिटीज़ माना एस और पी हैं, एंट्रोपी और प्रेशर, तो वहाँ पे यू फॉर्मुलिज्म में वर्क करके फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन यू से अगर हम एक एच बना दें, तो जितनी फिजिक्स यू में थी वही एच में है, और एच एक बार हमारे पास आ गया तो इसका फ़ायदा क्या होगा? आप एच का पहले डिफरेंशियल निकाल दें। एच का डिफरेंशियल होगा डी यू प्लस यहाँ से दो टर्म बनेंगे पी डी वी प्लस वी डी पी। डी यू का ये एक्सप्रेशन आप यहाँ पुट करेंगे टी डी एस माइनस पी डी वी, तो ये प्लस पी डी वी उसको कैंसिल करेगा एक टर्म को, तो बचेगा जो आपके पास वो ये है। एच के डिफरेंशियल में हाँ एस का डिफरेंशियल आ रहा है, और एच के डिफरेंशियल में पी का, वी का नहीं पी का डिपेंडेंस स्वैप हो चुकी है। आप सीधे सीधे भी विद प्रैक्टिस आप सीधे सीधे भी ये चीज़ समझ सकते हैं। किया क्या? यू में पी वी टर्म ऐड किया, दिस इंटू दिस का ही टर्म ऐड किया अपोजिट साइन के साथ, और उससे हुआ क्या? डी एच का जो एक्सप्रेशन है, डिफरेंशियल का जो एक्सप्रेशन है उस नए फंक्शन का, उसमें ये टर्म तो ऐसी ऐसी रहा, इस टर्म ने साइन भी चेंज किया, और यहाँ डिफरेंशियल और मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ने रोल चेंज कर दिए। स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले जो टर्म्स जिन्हें हम कह रहे थे उन्होंने रोल चेंज कर दिए। ओके, दिस बट दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी इन फैक्ट। ओके, एच आप देख रहे हैं एस पी का फंक्शन है, तो एच का डिफरेंशियल आप अगेन लिख सकते हैं, एच का डिफरेंशियल एस के रेस्पेक्ट में इंटू डी एस, एच का डिफरेंशियल पी के रेस्पेक्ट में डी पी। लेकिन अब की बार जब एस के रेस्पेक्ट का डिफरेंशियल किया पी कांस्टेंट, और पी के रेस्पेक्ट का किया तो एस कांस्टेंट, और इसको आप कंपेयर करें तो फिर से आपको दो इक्वेशन मिलती है। टेम्परेचर की वैल्यू एच का डिफरेंशियल एस के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम एच का डिफरेंशियल पी के रेस्पेक्ट में। ओके,
दिस। ये जो U से हमने H बनाया, इन क्वांटिटीज़ का जनरल नाम हम कहते हैं थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल्स। U भी एक तरह का थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्यों कह रहे हैं इन क्वांटिटीज़ को? क्योंकि इनके पार्शियल डिफ्रेंशिएशन जो हैं, इनके डिफ्रेंशिएशन हमें नई क्वांटिटीज़ दे रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे ऑर्डिनरी मैकेनिक्स में पोटेंशियल का डिफ्रेंशिएशन विद डिस्टेंस हमें फोर्स देता है, तो ये फोर्स टाइप की क्वांटिटीज़ की से भी हम इन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। T और P को फोर्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये ओके। लेकिन किसी दूसरी सिचुएशन में आप T के बजाय V को भी फोर्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पॉइंट मैंने पहले भी रेज किया था, किसको आप किस स्ट्रेस और किसको स्ट्रेन कह रहे हैं, ये अलग अलग सिचुएशन में कहानी अलग अलग हो सकती है। आप इस एक्सप्रेशन में देखें तो आप इस सोचेंगे अच्छा P फोर्स है और ये V वाली क्वांटिटी जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप H के लेवल पे आके इस चीज़ को देखें तो V का रोल फोर्स का है और P का रोल जो है वो डिस्प्लेसमेंट का है। स्ट्रेस स्ट्रेन के टर्म में या बाकी चीज़ के टर्म में भी हम ऐसे ही कहेंगे। हाँ, पर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव नेचर चेंज नहीं होगा। एक्सटेंसिव क्वांटिटी हमेशा वॉल्यूम है, सिस्टम के साइज़ के साथ वॉल्यूम ही ग्रो करता है और प्रेशर इंटेंसिव ही होता है। तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव नेचर तो जिस चीज़ का जैसा है हमेशा वही रहेगा, पर उस चीज़ को आप स्ट्रेस कह रहे हैं या स्ट्रेन कह रहे हैं वो डिपेंड कर सकता है आप किस फॉर्मुलिज्म में वर्क कर रहे हैं। इस चीज़ को जब मैंने U के साथ वर्क किया था, मैंने इसे कहा था ये एनर्जी फॉर्मुलिज्म नंबर 1 है। ये भी एनर्जी फॉर्मुलिज्म है। अगर आप एंथैल्पी के साथ वर्क करें, एंथैल्पी के साथ वर्क करके मतलब वर्क करने का मतलब एंथैल्पी के डिफरेंशिएशन करके S और P जिनका वो फंक्शन होता है, आप T और V को ऑब्टेन कर सकते हैं। एंथैल्पी फॉर्मुलिज्म, एंथैल्पी फॉर्मुलिज्म भी एक एनर्जी फॉर्मुलिज्म है, सेकंड नंबर का एनर्जी फॉर्मुलिज्म, एनर्जी फॉर्मुलिज्म नंबर 2 एंथैल्पी फॉर्मुलिज्म। अच्छा, लेकिन हम यहीं क्यों रुके हैं? वाई स्टॉप हेयर? अभी हमने क्या किया, अगर आप यहाँ से देखें, हमने इस डिपेंडेंस को स्वैप कर दिया था, VDP आ गया था। मैं इस टर्म में भी तो डिपेंडेंस स्वैप कर सकता था। मैं एक नया फंक्शन डिमांड कर सकता था U के बजाय, जिसमें ये वाला टर्म तो ऐसे का ऐसे ही रहे, मतलब V पे डिपेंड करे वो, लेकिन यहाँ उसकी डिपेंडेंस T पे आ जाए, जो नया फंक्शन बने और उसका नाम रखेंगे हम F। U जो कि SV का फंक्शन है, मैं इससे एक नया फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ F, लेकिन F की डिपेंडेंस होगी T पे और V पे। V की डिपेंडेंस तो सेम रहेगी, पर यहाँ डिफरेंशियल T का आएगा। तो कैसे करेंगे? अब की बार मुझे इस टर्म में डिपेंडेंस स्वैप करनी है, तो मुझे T इंटू एस टाइप का टर्म सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका साइन प्लस है, माइनस। अगर मैं U में से TS को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो जो नया फंक्शन बनता है दैट इज़ दी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। सिंबल इसके लिए नॉर्मली F या A यूज़ किया जाता है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। इनफैक्ट हम इसको यूज़ कर चुके हैं कैनोनिकल एंसेंबल के कनेक्शन विद थर्मोडायनेमिक्स में, बट दिस इज़ हाउ इट कम्स अबाउट एज अ लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी एक लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी इसी नेचर का है। हमने जनरल थ्योरी में यहाँ पे ये डिपेंडेंस स्वैप की थी, पर मैं इस डिपेंडेंस को भी तो स्वैप कर सकता हूँ। वही चीज़ हम कर रहे हैं। U की डिपेंडेंस में ये वाली डिपेंडेंस स्वैप की तो हमें मिला एंथैल्पी, और अगर मैं इस वाली डिपेंडेंस को स्वैप कर दूँ तो मुझे मिलेगा दी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ठीक है, DF का एक्सप्रेशन आप खुद ऑब्टेन करें, आप देखेंगे ये। अब की बार TDS वाला टर्म कैंसिल होगा, SDT वाला टर्म बचेगा और विद अपोजिट साइन। TDS का साइन यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ TDS के बजाय SDT हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस। दूसरे टर्म पे अब की बार कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको हमने नहीं छेड़ा है, इसकी डिपेंडेंस को चेंज नहीं किया है। तो F किसका फंक्शन है? T और V का। अगेन मैथमेटिक्स से आप DF का एक्सप्रेशन लिखें इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू T एंड V, तो वहाँ से कंपेयर करके आपको S और P के एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे। ओके, अगर आप एनर्जी फॉर्मुलिज्म में ही हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी फॉर्मुलिज्म में वर्क कर रहे हैं तो F के डिफरेंशिएशन T और V जिन पे वो डिपेंड करता है, जो उसके नेचुरल वेरिएबल्स हैं, उसके रेस्पेक्ट में उसके पार्शियल डिफरेंशिएशन करके आप S और P को ऑब्टेन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये चीज़ मिस की है, आप इसे सप्लाई करें, खुद से इस चीज़ को वर्कआउट करें। ओके, कि S और P के एक्सप्रेशंस क्या होंगे। ओके, और लास्ट में आप एक साथ ये दोनों डिपेंडेंस भी तो स्वैप कर सकते हैं, इसको भी पलटते हैं और इसको भी पलटें। या इसको ऐसे सोचो, U से हम H पे गए, H पे जाते जाते हमने इस सेकंड टर्म में डिपेंडेंस पलट दी, लेकिन अब फिर H से एक स्टेप और आगे जाते हैं, इस डिपेंडेंस को भी पलट सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप सोचें, हम U से, माना मैं U के टर्म में ही बोलूँ, U से स्टार्ट करके एक नया फंक्शन बनाना चाह रहे हैं। U तो है S और V का फंक्शन, लेकिन मैं एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ जो T और P का फंक्शन हो, यहाँ की डिपेंडेंस भी स्वैप हो जाए और यहाँ की भी। तो अगेन कुछ नहीं करना है, इस डिपेंडेंस को पलटने के लिए आपको T इंटू एस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इस डिपेंडेंस को पलटने के लिए आपको P इंटू V ऐड करना पड़ेगा। तो ये दोनों टर्म्स आप एक साथ ले लें
तो जो नया फंक्शन बनेगा उसमें ये डिपेंडेंस भी स्वैप हो जाएगी और ये भी स्वैप हो जाएगी। सो यू से नया फंक्शन, और वो नया फंक्शन जो है दैट इज़ कॉल्ड द गिब्स फ्री एनर्जी, और उसकी कंस्ट्रक्शन ये रही। एक डिपेंडेंस पलटने के लिए माइनस टी एस टर्म सब्ट्रैक्ट किया और दूसरी डिपेंडेंस स्वैप करने के लिए पी वी टर्म ऐड किया, तो यू प्लस पी वी माइनस टी एस। और यहाँ पे आप इससे और इससे भी पहुँच सकते हैं। माना एच आप कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं जो कि एस और पी पे डिपेंड करता है, एस और पी पे। अब आप एस वाली डिपेंडेंस को पलट के टी में चेंज करना चाह रहे हैं, तो इस तरह का टर्म, या आपने हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी बना ली है, उससे भी सोच सकते हैं। तो इधर भी किसी भी तरह से सोचें आप, तो ये। और डी जी का एक्सप्रेशन सिमिलरली आप ऑब्टेन करें, ये बने, क्या टर्म कैंसिल हो रहा है आप खुद कैलकुलेट करें। अब की बार दोनों टर्म्स कैलकुलेट होंगे, लेकिन उनकी जगह दो नए टर्म आ जाएंगे, ये। और जी आप देख रहे हैं टी और पी का फंक्शन है, तो यहाँ से आप डी जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और फिर पार्शियल डिफरेंशियल से आप एस और वी को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम ऐसा है जिसमें टी और पी आपके कंट्रोल में है और लैब कंडीशंस में आप सोचें हाँ शायद ये बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हाँ ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, सिस्टम का प्रेशर और टेम्परेचर अगर मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि बाकी सारे फंक्शंस में एस एफ में तो नहीं है, ओके। एफ और जी को अगर आप देखें, टेम्परेचर वॉल्यूम या टेम्परेचर प्रेशर, लैब कंडीशंस में शायद इन में से किन्हीं दो क्वांटिटीज़ को कंट्रोल करना बड़ा आसान होगा, किसी एक पेयर को, टीवी या टीपी से। फॉर एग्जांपल टीपी को हम बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं लैब में, तो उस वाले सिस्टम में मैं पॉसिबली अगर मैं जी के साथ वर्क करूँगा तो मेरे को मैथमेटिकली बहुत आसानी होगी, क्योंकि जी जो है वो टी और पी का ही फंक्शन होता है, नेचुरल वैल्यूज उसके टी और पी है, तो उसका पार्शियल डिफरेंशियल टी और पी के रिस्पेक्ट में ऑब्टेन करके हम एस और वी की इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन एज अप्लाइड टू थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन इनफैक्ट यहाँ से ही आप लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन को और बेटर अंडरस्टैंड करके बाकी जगह के लिए भी, लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म में भी तो यही होता है। लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म कोई अलग अलग आंसर थोड़ी देते हैं, उसी सिस्टम को आप लैग्रांजियन मेथड से सॉल्व करें, उसी को हैमिल्टोनियन मेथड से, आपको सेम आंसर मिलेगा। लेकिन उसी टॉपिक को देखने के, उसी सब्जेक्ट को देखने के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ क्यू जे डॉट होती हैं, यहाँ क्यू जे और पी जे हो जाती हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वही। यहाँ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ एस और वी हैं, एंथैल्पी फॉर्मूलिज्म में एस और पी हैं, हेल्महोल्ट्ज़ फॉर्मूलिज्म में टी और वी हैं, गिब्स फॉर्मूलिज्म में टी और पी। तो डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी क्वांटिटीज़ को इंडिपेंडेंट ट्रीट कर रहे हैं, और बाकी फिर डिपेंडेंट हो जाएंगी, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन करके निकलेंगी आप किस फॉर्मूलिज्म में वर्क कर रहे हैं। ऑल द फोर फॉर्मूलिज्म आर इक्विवेलेंट, ये चारों एनर्जी फॉर्मूलिज्म इक्विवेलेंट हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों को आप लैब में कंट्रोल कर पा रहे हैं, आप चारों में से किसी एक पोटेंशियल के साथ वर्क करना ज़्यादा ईजी पाएंगे। तो दैट इज़ द बेसिक आइडिया, ओके। यहाँ पे एक छोटा सी वो मैं मैक्सवेल्स रिलेशन की बात करूँगा, ये डायरेक्टली मुझे कहीं ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आगे कोर्स में, बट इस तरह का एक डायग्राम भी हम बनाते हैं इसमें, इसे वेट वर्स्ट डायग्राम कहा जाता है। मैं इस डायग्राम को भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम वन फैक्टर, हमारे चार जो एनर्जीज़ हैं जिन्हें हम चार थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स कहते हैं, इनका जनरल नाम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, चार थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। इनकी जो डिपेंडेंस है इस डायग्राम से बहुत इजीली रीड कर सकते हैं अगर ये डायग्राम, और इसको याद करने का एक निमोनिक भी है, ओके। उससे अगर आप इसे याद कर लें तो यू जो है इसमें जो पोटेंशियल्स हैं ये इन स्क्वायर की लाइंस के सेंटर पे लिखे हुए हैं, यू एच एफ एंड जी। और ये चार कॉर्नर की क्वांटिटीज़ हैं, ये बाकी जो चार थर्मोडायनेमिक जिन्हें हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दिस। यू जो है एस और वी का फंक्शन होता है, आप चेक कर सकते हैं पिछले उसमें, यू एस और वी का फंक्शन है। और जब इसका डिफरेंशिएशन एस और वी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हमें टी और पी ऑब्टेन होता है। यू का डिफरेंशिएशन एस के रेस्पेक्ट में करते हैं, एस को हमने एरो से टी से कनेक्ट कर रखा है इस डायग्राम में, तो यू का डिफरेंशिएशन एस के रेस्पेक्ट में करते हैं तो टी मिलता है, और यू का डिफरेंशिएशन वी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो पी। सिमिलरली बाकी उसके लिए भी, और ये एरोज़ की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये प्लस और माइनस साइन भी डिटरमिन करते हैं, ओके। दिस ये याद रखने का एक तरीका है। ऐसी चारों पोटेंशियल जो हैं, एफ वी और टी का फंक्शन होता है, और एफ को अगर वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो प्लस या माइनस पी मिलेगा, प्लस या माइनस साइन इस एरो की डायरेक्शन से आ जाएगा, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एफ का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करें तो प्लस या माइनस एस मिलेगा। जी के वेरिएबल्स टी और पी होते हैं, उनके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, टी के रेस्पेक्ट में करें तो एस मिलेगा, जी का डिफरेंशिएशन पी के रेस्पेक्ट में करें तो वी मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम अ साइन, एंड सिमिलरली फॉर एच। तो ये ओके। इनफैक्ट मैं आपको चाहूँगा ये 8 के 8 रिलेशन आप लिखें, इस डायग्राम से नहीं, इस मेथड से जो मैं आपको यहाँ पे वो कर रहा था। यू का रिलेशन ये है, यू का डिफरेंशियल का एक्सप्रेशन थर्मोडायनेमिक्स से ये है और मैथमेटिक्स से ये है। तो अगर आप इन्हें कंपेयर करें तो टी बराबर डेल यू बाई डेल एस कीपिंग वी कांस्टेंट,
P इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वी कीपिंग एस कॉन्स्टेंट। दो रिलेशन ये U एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से दो रिलेशन मिले, तो हर एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से ऐसे दो दो रिलेशन मिलेंगे, कुल मिला के आपको 8 रिलेशन मिलेंगे। U के रिलेशन मैंने अगेन यहाँ पे क्लैरिटी के लिए डिराइव कर रखे हैं, जो मैं आपको कह रहा हूँ करने को क्या करना है। du का एक्सप्रेशन ये है और मैथमेटिकली u का डिफरेंशियल लिखें आप, u s और v का फंक्शन है तो उसका डिफरेंशियल यही होगा। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें t बराबर ये डिफरेंशिएशन, t बराबर पोटेंशियल जो नाम है वो यहीं पे क्लैरिफाई होता है। u का डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं किसी एक स्टेट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, दूसरा मिल रहा है, दूसरे के रेस्पेक्ट में किया कोई तीसरा मिल गया, तो u के डिफरेंशिएशन आपको स्टेट्स वेरिएबल्स जनरेट कर रहे हैं, तो इसीलिए इनका नाम पोटेंशियल है। ऐसा ही दो रिलेशन u से मिले, ऐसे ही दो आपको f से मिलेंगे, दो h से मिलेंगे, दो मिलेंगे g से। तो ये 8 के 8 रिलेशंस आप डिराइव करें। ओके, इन रिलेशंस में क्या होंगे आपके डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल, ये पोटेंशियल या तो u के डिफरेंशियल या f के या h के या g के, और उनसे आपको मिलेगा क्या, आपको एक कॉर्नर की क्वांटिटीज़ मिलेंगी। ओके, इस तरह के 8 रिलेशन आप लिखें। ओके, लेकिन अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़, मैक्सवेल रिलेशन क्या होता है आपको पता है। अगर कोई फंक्शन है दो वेरिएबल्स का, सिंप्लिसिटी के लिए मैं दो ले रहा हूँ, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो डबल डिफरेंशिएशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अगर f का हम एक पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करें कीपिंग x कांस्टेंट, और बाद में एक x के रेस्पेक्ट में करें कीपिंग y कांस्टेंट, तो अगर हम इन डिफरेंशिएशन का ऑर्डर चेंज भी करते हैं, पहले x वाला और फिर y वाला, तो वैल्यू क्या बनती है, सेम। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, अभी इनके राइट हैंड साइड को ना देखें, u का डिफरेंशिएशन s के रेस्पेक्ट में किया कीपिंग v कांस्टेंट, और यहाँ u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में किया कीपिंग s कांस्टेंट, माइनस साइन हम इधर ले आ सकते हैं। तो अगर मैं इस वाले डिफरेंशिएशन का एक डिफरेंशिएशन और करूँ, s वाला तो हो रखा है, अब की बार v वाला डिफरेंशिएशन करूं, और जहां v डिफरेंशिएशन हो रखा है उसका अगर एक s डिफरेंशिएशन करूं, तो वो दोनों क्वांटिटीज़ इक्वल होंगी। ये u का डिफरेंशिएशन एक s और एक v वाला, या एक v और एक s वाला, किसी भी ऑर्डर में करूं, दोनों तरफ से बराबर आंसर मिलेगा। तो वो बराबर आंसर इतना होगा, del 2u बाई del s del v लिखो या del v ds। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड यहाँ s का डिफरेंशिएशन पहले से हो रखा है, अगर आप v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा del t बाई del v, और v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हुए s कांस्टेंट। ये आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, u s और v का फंक्शन है, तो जब s के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं v कांस्टेंट है, और v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो s कांस्टेंट है। मैथमेटिक्स में नॉर्मली हम ये चीज़ पे ध्यान यहाँ नहीं लिखते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट, पर यहाँ एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं अब इसका एक v डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ और इसका एक s डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ राइट हैंड साइड्स का, और वो दोनों बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी तो बराबर होंगी। लेफ्ट हैंड साइड का एक v डिफरेंशिएशन, t का एक v डिफरेंशिएशन कीपिंग s कांस्टेंट इक्वल टू p का एक s डिफरेंशिएशन कीपिंग v कांस्टेंट और एक माइनस साइन। ये जो रिलेशन है, जो कि एक्चुअली मैथमेटिकली इस टर्म से जनरेट हुए हैं, ये टर्म भी और ये टर्म भी, इसे हम कहते हैं वन ऑफ द मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन में पोटेंशियल कहीं नहीं आता है, ये केवल स्टेट वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन है। इस स्क्वायर के टर्म में आप सोचें कॉर्नर की क्वांटिटीज, टी वी कीपिंग एस कांस्टेंट, टी वी कीपिंग एस कांस्टेंट, और पी एस कीपिंग वी कांस्टेंट, पी एस वी कॉर्नर। पोटेंशियल्स इस एक्सप्रेशन में कहीं नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह के जो रिलेशंस हैं, एक पोटेंशियल से यू से हमने स्टार्ट किया तो हमें एक थर्मोडायनेमिक, एक मैक्सवेल रिलेशन ऑब्टेन होता है। तो आपके पास 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं, तो आपको 4 मैक्सवेल रिलेशन ऑर्डिनरी थर्मोडायनेमिक्स में मिलते हैं। तो अगेन आई लीव दिस एज ए क्वेश्चन टू यू, आप चारों मैक्सवेल्स रिलेशन भी डिराइव करें। 8 तो आपको इस तरह के रिलेशन मिलेंगे, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के डिफरेंशिएशन से कॉर्नर की क्वांटिटीज़, स्टेट वेरिएबल्स, लेकिन बाकी स्टेट वेरिएबल्स के आपस के डिफरेंशिएशन कीपिंग सम अदर स्टेट वेरिएबल कांस्टेंट, आपको इस तरह के भी 4 रिलेशन मिलेंगे, 4 कनेक्शंस मिलेंगे, जिन्हें हम कहते हैं मैक्सवेल रिलेशन। और मैं आपको यहाँ भी ये कहूँगा अगेन जीमेंस की या किसी अच्छी थर्मोडायनेमिक्स की बुक से, इन क्वांटिटीज़ की क्या सिग्निफिकेंस होती है। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं अलग अलग, इनकी सिग्निफिकेंस भी आप देख सकते हैं। मतलब ये कई फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटीज़ से रिलेटेड होते हैं, जैसे CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, या CV कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या बीटा द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो वॉल्यूम इंक्रीज होने का रेट है उससे इनमें से कोई डेरिवेटिव रिलेटेड होगा, सो लुक अकॉर्डिंगली। या द कंप्रेसिबिलिटी, कोई सब्सटेंस है, प्रेशर अप्लाई करने पे कितना उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। अब प्रेशर भी, कंप्रेसिबिलिटी भी कई तरीके की हो सकती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए या एंट्रोपी कांस्टेंट रखते हुए। तो ये अलग अलग कोफिशिएंट्स उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें हम लैब में मेज़र कर सकते हैं। तो उनके साथ कौन सी क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है वो भी आप देखने की कोशिश कर सकते हैं। इतने सारे डेरिवेटिव्स आपको मिलने वाले हैं।
8 डेरिवेटिव यहाँ मिलेंगे, और यहाँ भी 4 रिलेशन है, लेकिन हर रिलेशन के दोनों साइड डेरिवेटिव हैं, तो 8 डेरिवेटिव यहाँ भी मिलेंगे। तो वो डेरिवेटिव्स में से कितनों का मीनिंग आप समझ सकते हैं। आई वुड एटलीस्ट लाइक कि आप एक बार थर्मोडायनेमिक्स की बुक से इस चीज़ को फॉलो करते हुए ज़रूर देख लें दिस। अच्छा, लेकिन अब जो हमारा आइडिया आ रहा है अभी तक मैंने म्यू डी एन के टर्म को सप्रेस कर रखा था। म्यू डी एन के टर्म को सप्रेस करने का मतलब ये है, अगेन अगर मैं डी यू के एक्सप्रेशन से स्टार्ट करूँ तो इतना तो हमारे पास अभी भी था, टी डी एस पी डी वी म्यू डी एन। अब मैं इसका वही वाला लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, ये वाला u प्लस पी वी, इसे मैं एंथैल्पी ही कहूँगा। तो u प्लस पी वी टर्म क्या करता है, ये टर्म इस डिपेंडेंस को स्वैप करता है, तो ना ये टर्म पे डिपेंडेंस चेंज होगी ना इसकी। तो अगर हम म्यू डी एन वाला टर्म u में लेके चल रहे हैं तो डी एच का एक्सप्रेशन जब आप ऑब्टेन करेंगे टी डी एस टर्म उसमें रहेगा, यहाँ डिपेंडेंस स्वैप हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा वी डी पी, और आप एक्सप्लिसिटली इसे कर सकते हैं। डी एच आप निकालें वो होगा डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, और डी यू की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट दिस। सिमिलरली u से अगर हम u माइनस टी एस करके f ऑब्टेन करें तो अब की बार टी एस वाला जो टर्म है यहाँ डिपेंडेंस स्वैप हो जाएगी, इस पे और इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ डिपेंडेंस एस डी टी और एक माइनस साइन डी एफ। और लास्ट में अगर इन दोनों में डिपेंडेंस को हम स्वैप कर दें, टी एस वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करें और पी वी वाला टर्म ऐड करें u में, u प्लस पी वी माइनस, तो ये टर्म बेसिकली हुआ क्या, ये म्यू एंड डी एन टर्म मैंने चारों जगह ऐड कर दिया, इसको यहाँ डी यू में ऐड किया, और बाकी जगह ये टर्म ऐसे का ऐसा अपीयर हो रहा है, क्योंकि इसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे हैं। जिस तरह से u से हमारा h और f और g कंस्ट्रक्ट यहाँ हुए थे, वैसे ही कंस्ट्रक्ट यहाँ भी हो गए, ये वाला टर्म साथ साथ चलता रहा। ओके, लेकिन अब की बार क्या चेंज होगा, इस u के आप 3 पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, s के रेस्पेक्ट में भी, v के रेस्पेक्ट में भी और n के रेस्पेक्ट में भी। यहाँ u के केवल 2 पार्शियल डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल थे, और उनको करके एक t और p आपको मिलता है, एक बार t और एक बार p, 2 रिलेशन, एक पोटेंशियल से 2 रिलेशन। अब की बार इसकी डिपेंडेंस 3 वेरिएबल्स पे है, तो इसके डिफरेंशिएशन u का पार्शियल डिफरेंशिएशन s के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, कीपिंग v एंड n कांस्टेंट, एंड सिमिलरली v के रेस्पेक्ट में और सिमिलरली n के रेस्पेक्ट में 3 पार्शियल डिफरेंशिएशन हो सकते हैं, और उससे आपको t p और म्यू मिलेगा। तो एक पोटेंशियल से अब की बार 3 रिलेशन मिलने हैं इस तरीके के। मैं मैक्सवेल रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस तरह के रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करके जो हमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स मिलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स मिलते हैं वो। तो इस तरह के 3 रिलेशन यहाँ से मिलेंगे, और ऐसे ही 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से। तो ये जो 12 रिलेशंस हैं पोटेंशियल, मैंने इन्हें पोटेंशियल रिलेशन लिखा है क्योंकि इसमें पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन होगा किसी स्टेट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, और तब कोई दूसरा स्टेट वेरिएबल आपको मिलेगा। अब लेकिन अब की बार 2 चीज़ को आपने कांस्टेंट रखा होगा, एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक को वेरी कर रहे हैं, लेकिन 2 कांस्टेंट हैं। तो ये 12 रिलेशन जो हैं 3 3 3 3, मैं चाहूँगा ये 12 के 12 रिलेशन आप लिखें, एक्सप्लिसिटली क्लियरली करके लिखें। ओके, और उसके अलावा मैक्सवेल रिलेशन किस तरह से ऑब्टेन होता है, अगर f x y पे डिपेंड करता है केवल 2 पे, तो x y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो या y x के रेस्पेक्ट में, वहाँ से एक मैक्सवेल रिलेशन मिलता है, एक पोटेंशियल से यहाँ एक रिलेशन मिला। लेकिन अब की बार यहाँ किसी एक पोटेंशियल को आप पकड़ें, उसमें वो 3 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, s और v और n पे। माना u को आप देखें तो डबल डिफरेंशिएशन आप करेंगे u का, माना तो आप s और v के रेस्पेक्ट में या v और s के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, एक रिलेशन वहाँ से मिलेगा। s v के रेस्पेक्ट में करो या v s के रेस्पेक्ट में, से एक ही आंसर मिलेगा, एक मैक्सवेल रिलेशन। लेकिन इसी u का डबल डिफरेंशिएशन आप एक s और एक n के रेस्पेक्ट में या रिवर्स ऑर्डर में n s के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको दूसरा मैक्सवेल रिलेशन। और लास्ट में इसी u का एक डबल डिफरेंशिएशन v n पेयर या n v पेयर, इससे करें तीसरा रिलेशन। एक पोटेंशियल आपकी बार 3 मैक्सवेल रिलेशन जनरेट करेगा, और बहुत केयरफुली आपको लिखने पड़ेंगे कौन सी चीज़ को आप कांस्टेंट रख रहे हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ओके दिस, तो 1 से 3 तो इस तरह के रिलेशन, और 3 मैक्सवेल रिलेशन में मिलेंगे, तो कुल मिला के मैक्सवेल रिलेशन भी इस समय आपको 12 मिलेंगे। 12 तो पोटेंशियल रिलेशन और 12 मैक्सवेल रिलेशन। तो नंबर कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है आप देख रहे हैं। दिस आई वुड रिक्वेस्ट यू एटलीस्ट एक बार, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, ट्राई डूइंग इट। ओके, कोई मुश्किल नहीं है, आप एक लिख देंगे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लिख पाएंगे। दिस जस्ट डू दिस। पर कहानी एक्चुअली पूरी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसेंशियल पॉइंट एक्चुअली इस लेक्चर को कवर करने का अब है ये, आप इस आइडिया को और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन या
अभी तक तो हमने केवल इन दो टर्म्स के ट्रांसफॉर्मेशन किए, इस टर्म को स्वैप कर दिया एक बार इसको स्वैप कर दिया, एक बार दोनों को स्वैप कर दिया, तो तीन नए पोटेंशियल्स बन गए, एच, एफ और जी। लेकिन अब ये म्यू डी एन टर्म भी तो है हर जगह, आप इसमें भी तो डिपेंडेंस को स्वैप कर सकते हैं। मैथमेटिकली सोचिए, अगर मैं एक नया टर्म, नया फंक्शन लाना चाह रहा हूँ यू से स्टार्ट करके, इस और इस डिपेंडेंस को नहीं छेड़ते हैं, लेकिन इस डिपेंडेंस को पलट देते हैं, एन इंटू डी म्यू टाइप का टर्म मुझे चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन करो, क्या करना पड़ेगा, यू में से म्यू टाइम्स एन को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें, और उस नए फंक्शन का कोई अलग से नाम नहीं है, मैं उसे सिंपली फाई वन कह रहा हूँ, पोटेंशियल्स के लिए हम फिजिक्स में फाई सिंबल यूज़ करते हैं, सम पोटेंशियल फाई, तो पोटेंशियल फाई, ओके। तो अगर मैं इस तरह से इस लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन से यू से एक नया फंक्शन फाई वन बनाऊँ, तो आप फाई वन का अगर आप डिफरेंशियल निकालेंगे, उसमें ये डिपेंडेंस और ये डिपेंडेंस सेम रहेगी, कोई फ़र्क नहीं, ये डिपेंडेंस स्वैप हो जाएगी, माइनस साइन एन डी में। ये भी एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, इसका कोई अलग से खास नाम हमने नहीं रखा है, मुझे पता भी नहीं है, लिटरेचर में देखना पड़ेगा, बट दिस इज़ अनदर पोटेंशियल। ये भी यूज़फुल हो सकता है अगर आपकी क्वांटिटीज़ जो कंट्रोल में हैं, एस, वी और म्यू हैं, तो डेफिनेटली आप फाई वन के साथ वर्क करना चाहेंगे, ये है। और केवल यहीं क्यों रुके, ये कहानी इनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। एस और वी और टी और पी के में जो आपस में चेंज कर रहे हैं, उससे ये चार जनरेट हुए, लेकिन इन चारों केस में म्यू डी एन म्यू डी एन म्यू डी एन म्यू डी एन टर्म आ रहा है। अब मैंने एच माना कंस्ट्रक्ट कर दिया, या एच हमारे पास है, तो इसमें भी अगर मैं ये वाली डिपेंडेंस स्वैप करूँ म्यू और एन वाली, एच माइनस म्यू एन से, और एच को अगर आप यू के टर्म में सोचें, अगर आप सीधे यहाँ से सोच रहे हैं, तो ये जो दूसरा फंक्शन मैं फाई टू बनाना चाह रहा हूँ, यू में पी वी वाली डिपेंडेंस को भी स्वैप करें और इस वाले को भी स्वैप करें, तब ये जो फंक्शन फाई टू बनता है, दूसरा पोटेंशियल, एक और पोटेंशियल, फाई टू का डिफरेंशियल आप निकालेंगे, इस टर्म की डिपेंडेंस नहीं हिली, सेम रही, इसकी डिपेंडेंस स्वैप हो गई विद अ साइन प्लस वी डी पी, और इसकी डिपेंडेंस स्वैप हो गई, यस। या आप एंथैल्पी से भी सोच सकते हैं, यहाँ से हमने एंथैल्पी का जो टर्म था उसमें केवल म्यू और एन वाली डिपेंडेंस को स्वैप किया है, एंथैल्पी का टर्म ये है, तो ये दो टर्म्स तो चेंज नहीं होंगे, और म्यू एन टर्म के कारण ये डिपेंडेंस स्वैप हो जाएगी, स्टिल यू गेट द सेम आंसर। आप इसी चीज़ को फाई टू को इसका एक स्टेप में ले जाने ट्रांसफॉर्मेशन दो टर्म्स की मदद से सोच सकते हैं, या यहाँ से पहले एंथैल्पी पे आए और एंथैल्पी से फिर म्यू एन वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करके एक ट्रांसफॉर्मेशन, या आप इसे यहाँ से यहाँ भी सोच सकते हैं। अब मैंने एरो बना रखा है, बट आई लीव दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। फाई टू और फाई वन का रिलेशन भी आप लिख के, अगर फाई वन का डिफरेंशियल आपके पास है तो वहाँ से भी आप फाई टू का डिफरेंशियल, आंसर सेम बनेगा, इधर वे आप कहीं से भी सोच सकते हैं। और फिर यहीं क्यों रुके, यू से फाई वन बनाया म्यू एन सब्ट्रैक्ट करके, एच से फाई टू बनाया म्यू एन सब्ट्रैक्ट करके, एफ से फाई थ्री बनाएंगे म्यू एन सब्ट्रैक्ट करके, एक्सप्रेशन उसका ये है, या तो एफ माइनस म्यू एन समझो, या यू के टर्म में आप सोच रहे हैं इंटरनल एनर्जी को, अगर आप बेसिक स्टार्टिंग क्वांटिटी हमेशा मानते हैं तो यू माइनस टी एस माइनस म्यू एन, और ऐसे ही जी से स्टार्ट करें, दिस जी माइनस म्यू एन, दिस ओके। इनके कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, पर ये फाई थ्री थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और फाई फोर की भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है विच आई डिस्कस ऑन द नेक्स्ट पेज, ये फाई थ्री थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, तो ये। लेकिन अगेन पहले जैसे यहाँ 12 रिलेशन और 12 मैक्सवेल रिलेशन इक्वेशंस आपको रिलेशन और मिले, 12 पोटेंशियल रिलेशन, तो अब ये 4 पोटेंशियल और हैं, और ये इनका नेचर भी इसी तरह का है, हर कोई 3 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, तो 12 रिलेशन, 12 पोटेंशियल रिलेशंस और 12 मैक्सवेल रिलेशन यहाँ भी छुपे हुए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ राइट डाउन देम, इज़ अ बिट ऑफ वर्क। कुल मिला के आपको 12 दूनी 24 तो पोटेंशियल के डिफरेंशियल्स लिखने हैं। अब आपके 8 पोटेंशियल हो चुके हैं, यू, एच, एफ और जी तो जो थे ही, उनके साथ एक टर्म एक्स्ट्रा आके, पर वही 4, लेकिन 4 ऐसे पोटेंशियल्स जिसमें इस टर्म को स्वैप करके बनाया, तो 8 पोटेंशियल्स हैं, तो हर पोटेंशियल आपको 3 तो पोटेंशियल रिलेशन दे रहा है, 8 या 24, और हर किसी से आपको 3 मैक्सवेल रिलेशन भी मिल रहे हैं डबल डिफरेंशियल करके 24। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ राइट देम एटलीस्ट वंस, ओके, सम ऑफ देम माइट बी यूजफुल समवेयर। और एक और चीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, उनमें से कितनों को आप इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। द पॉइंट हियर इज़ कैनोनिकल एंसेंबल, माइक्रो कैनोनिकल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में कनेक्शन पोटेंशियल से नहीं होता है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से नहीं होता है। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में ओमेगा का कनेक्शन होता है एस से, बोल्ट्जमैन रिलेशन बेसिक जो है। लेकिन बाकी एंसेंबल्स जो हैं, हम तो यहाँ पे केवल 2 तरह के एंसेंबल स्टडी कर रहे हैं, कैनोनिकल या ग्रैंड कैनोनिकल।
बाकी एंसेम्बल्स में हम पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, स्पेसिफिकली कैनोनिकल एंसेम्बल NVT का फंक्शन। यहाँ हम Z निकाला, हम निकालेंगे आगे वाले एग्जाम्पल्स में, पार्टीशन फंक्शन NVT का ही फंक्शन बनेगा। तो उसको किस पोटेंशियल से रिलेट करें, ये आंसर हम कल देख चुके हैं, हम उसे F से रिलेट करते हैं। क्यों? F किसका फंक्शन है? NVT। ओके, कनेक्शन यहाँ पे अच्छा वर्क करेगा। वैसे तो हमने कैनोनिकल एंसेम्बल में एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी भी निकाल ली थी, बट दिक्कत क्या हो रही थी अगर हम U को Z से निकाल रहे हैं तो Z तो NVT का फंक्शन है, और ये वाला फॉर्मुलेशन तब फायदेमंद होता है अगर U का एक्सप्रेशन आपको NV और S के टर्म में मिले। कैनोनिकल फॉर्मूले में U का एक्सप्रेशन आपको NV और T के टर्म में मिलता है, तो यहाँ गड़बड़ हो रही थी, इसीलिए हमने U के बजाय F पे कंसंट्रेट किया। हाँ, F उन्हीं वेरिएबल्स का फंक्शन है जो कैनोनिकल एंसेम्बल में हमारे कंट्रोल में होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उस एंसेम्बल में, उसका वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर ऑफ हीट बात कितना है, NVT। तो एक कनेक्शन यहाँ इस्टेब्लिश करके और बाकी थर्मोडायनामिक्स फिर इवॉल्व हो जाती है। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे बाद में कैनोनिकल एंसेम्बल के एग्जाम्पल्स करने के बाद समथिंग कॉल्ड द ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। आइडिया ये है, कैनोनिकल एंसेम्बल में हम एनर्जी एक्सचेंज की परमिशन देते हैं। हमारा जो सिस्टम है उसकी एनर्जी फिक्स्ड नहीं है। माइक्रो कैनोनिकल में एनर्जी फिक्स्ड होती है, कैनोनिकल में हम कहते हैं भाई एनर्जी फ्लक्चुएट हो सकती है। इनफैक्ट इन प्रिंसिपल एनर्जी 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। रिजर्वायर से हीट एनर्जी ले भी सकता है, रिजर्वायर को एनर्जी दे भी सकता है। कांस्टेंट चीज़ जो होती है वो टेम्परेचर होती है। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल में हम अपने सिस्टम को हीट बाथ में तो प्लेस करते ही हैं। हीट बाथ में प्लेस करने का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है, वो 0 to इन्फिनिटी कुछ भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन उसके बजाय हम उसे एक, जिसे हम पार्टिकल बाथ या पार्टिकल रिजर्वायर कहते हैं, उसमें भी रखते हैं। मतलब वो रिजर्वायर के साथ पार्टिकल्स का एक्सचेंज भी कर सकता है। तो इन प्रिंसिपल पार्टिकल का नंबर हमारे सिस्टम में 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। माइक्रो कैनोनिकल में ये क्वांटिटीज़ कांस्टेंट थी, NVE। कैनोनिकल में आने में हमने इसको रिलैक्स कर दिया, एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी का एक्सचेंज लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट। ग्रैंड कैनोनिकल में इसके एक्सचेंज के साथ साथ हम इसके एक्सचेंज की परमिशन भी देते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं सिस्टम में, सिस्टम से रिजर्वायर में पार्टिकल जा सकते हैं या रिजर्वायर से सिस्टम में पार्टिकल आ सकते हैं। अगेन इस समय रिजर्वायर का मतलब ये है, पार्टिकल रिजर्वायर का, उसमें से कितने भी पार्टिकल हम ले सकते हैं, यहाँ वहाँ कितने भी पार्टिकल डंप कर सकते हैं, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे हीट बात का मतलब था कितनी भी एनर्जी वहाँ से ले लो या कितनी भी हीट वहाँ डंप कर दो, उस सिस्टम पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजर्वायर पे कोई। तो ऐसी पार्टिकल रिजर्वायर के कॉन्टैक्ट में इसे रखा हुआ है, तो ये n फ्लक्चुएट करेगा। तो n फ्लक्चुएट करेगा तो कॉन्स्टेंट क्या रहेगा? म्यू। ओके, विद दिस विल सी जो केमिकल पोटेंशियल है वो सिस्टम का कांस्टेंट होगा। तो ऐसा एंसेम्बल जिसमें म्यू, वी और टी कांस्टेंट होते हैं, एनर्जी एक्सचेंज के कारण टेम्परेचर कांस्टेंट और पार्टिकल एक्सचेंज के कारण म्यू कांस्टेंट, म्यू, वी और टी की वैल्यू फिक्स्ड है, उस एंसेम्बल को कहते हैं ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट कैनोनिकल की तरह ही होता है, ऑलमोस्ट पैरेलल है। ठीक है, वहाँ पे भी एक पार्टीशन फंक्शन आएगा। इसके पार्टीशन फंक्शन को मैंने z लिखा है, इसके z को मैंने लार्ज करके थोड़ा क्रॉस किया है डिक्शन करने के लिए। ओके, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स उसी तरह से होगी। एक पार्टीशन फंक्शन बनेगा जिसको हम कहेंगे ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। लेकिन इस ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन को किस थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से कनेक्ट किया जाए? Z को U से कनेक्ट करके फ़ायदा नहीं हुआ, Z को फ़ायदा हुआ F से कनेक्ट करके, क्योंकि NVT का फंक्शन, ये भी NVT का फंक्शन। तो वही सवाल यहाँ पे उठता है। ठीक है, यहाँ माना हमने ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन निकाल दिया, अब थर्मोडायनेमिक से कनेक्ट करने के लिए उसको ऐसे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से कनेक्ट करना पड़ेगा जो म्यू, वी और टी का फंक्शन हो। तो अब आप इस टेबल में आ जाइए, म्यू, यहाँ तो म्यू है ही नहीं, यहाँ तो एन पे डिपेंडेंस है, म्यू पे डिपेंडेंस यहाँ होती है, हाँ म्यू 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 म्यू, लेकिन म्यू के अलावा वी और टी ग्रैंड कैनोनिकल के लिए म्यू वी एस नहीं, म्यू पी एस नहीं, म्यू वी टी, दिस वुड वर्क। फाई 3 जो हमने फाई 3 पोटेंशियल डिफाइन किया है, ये दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये फाई 3 का को हम कहते हैं ग्रैंड कैनोनिकल पोटेंशियल। इसका कोई अलग से ऐसा नाम तो नहीं है हेल्महोल्ट्ज़ या गिब्स के नाम पे, बट ये ग्रैंड कैनोनिकल पोटेंशियल। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल में ये वाला पोटेंशियल यूज़फुल होगा। तो फाई 3 जो है दैट इज़ कॉल्ड द ग्रैंड पोटेंशियल, नॉट द ग्रैंड कैनोनिकल, सॉरी, द ग्रैंड पोटेंशियल सिंपली। ओके, फाई 3 की डेफिनेशन ये है जो हमने पीछे कंस्ट्रक्ट की थी, U माइनस टी एस माइनस। और अब फाई 3 और फाई 4 की एक और प्रॉपर्टी आपको बताना चाहता हूँ। उसके लिए सिंपली ये ऑयलर रिलेशन मैंने लास्ट लेक्चर के एंड पार्ट में डिस्कस किया था कि
इंटरनल एनर्जी यू जो है वो एस वी एन का केवल फंक्शन नहीं है, वो उनका होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है, जिसे हम नॉर्मली एक्सटेंसिव क्वांटिटी कह के वो कर देते हैं, पर मैथमेटिकली कहेंगे हम होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 होने के कारण जो ऑयलर रिलेशन होता है मैथमेटिक्स का, उसको अगर वहाँ पर हमने एम्प्लॉय किया था तो हमें यू के ये एक्सप्रेशन मिला था। ये यू के इस एक्सप्रेशन से अलग है। ये अभी तक हम डी यू का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ये यू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू का एक्सप्रेशन टी इन टू एस माइनस किसी चीज़ का डिफरेंशियल नहीं है, इसका भी नहीं है, इनका किसी का नहीं। दिस ये और ये आपको बहुत हद तक सिमिलर लगेंगे, साइन का नेचर भी वही है, टी इन टू एस माइनस पी, बट ये बेसिकली एक अलग रिलेशन है। ओके ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से बॉन्ड हुआ है कि हाँ सिस्टम का साइज इंक्रीज करते हैं, एस वी और एन तो डबल होते ही हैं, हमारा डबल कर दिया, लेकिन यू भी डबल होता है, तो वहाँ से फिर ये रिलेशन ऑब्टेन होता है। बट ये रिलेशन जो है, इसी रिलेशन को गिब्स डुहम रिलेशन भी कहते हैं, या गिब्स डुहम रिलेशन एक स्लाइटली डिफरेंट रिलेशन को कहा जाता है वैसे, जो इसी में कंटेंड है। अगर आपको ये रिलेशन मिल गया, इसे अगर आप ऑयलर रिलेशन कहें, ये ऑयलर रिलेशन माना आपको मिल गया, अब इसका अगर आप डिफरेंशियल ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड में डी यू और राइट हैंड साइड में हर टर्म से आपके दो टर्म जनरेट होंगे, जैसे इससे एक टी डी एस और एक एस डी टी, यहाँ से माइनस साइन के साथ एक पी डी वी और एक वी डी पी, और एक म्यू डी एन और एक एन डी म्यू। इन दोनों टर्म्स को मैंने दो लाइन में लिखा है, लेकिन जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स है उसमें आप जानते हैं डी यू केवल इन तीन टर्म्स के बराबर होता है, दिस माइनस दिस प्लस दिस। तो डी यू अगर इन तीन टर्म से जनरेट हो रहा है तो मतलब इन तीन टर्म्स का जो ये सम है ये जीरो के बराबर है। ये ऑयलर रिलेशन बेसिकली आपको डी यू में 6 टर्म जनरेट करता है, पर थर्मोडायनेमिक्स से आपको पता है ये केवल डी यू केवल इन तीन टर्म्स के सम के बराबर होता है, तो मतलब इन बाकी तीन टर्म्स का सम जो है ये है जीरो। इस रिलेशन को हम कहते हैं गिब्स डुहम रिलेशन। ओके वैसे इस रिलेशन को भी कह सकते हैं आप गिब्स डुहम रिलेशन, इसी में ये कंटेंट है। ओके दिस, लेकिन ये मैंने क्यों यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, अगर आप फाई 3 की डेफिनेशन देखें, u माइनस टी एस माइनस म्यू एन, यू का एक्सप्रेशन ये है, आप टी एस और म्यू एन टर्म को इधर ले जाएं तो आपको पता लगता है इस टर्म की वैल्यू सिंपली है माइनस पी वी के बराबर। इनफैक्ट यहाँ मैंने गिब्स डुहम रिलेशन को यूज़ करके u का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ये है, h का एक्सप्रेशन क्या होता है u प्लस पी वी, एंथैल्पी होता है u प्लस पी वी, तो इस रिलेशन से मैं एंथैल्पी को भी लिख सकता हूँ, पी वी टर्म को इधर ले आओ, u प्लस पी वी बनेगा, वही एंथैल्पी होता है टी एस प्लस म्यू एन। ये माइनस क्यों लिखा मैंने, दिस टर्म इज प्लस, तो दिस मस्ट बी प्लस, सॉरी प्लस टी एस प्लस म्यू एन। ऐसे ही हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी u माइनस टी एस, केवल टी एस टर्म को इधर ले जाओ, माइनस पी वी प्लस म्यू एन। गिब्स फ्री एनर्जी u प्लस पी वी माइनस टी एस म्यू एन के बराबर। इनफैक्ट भैया मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम की तरह भी दिया था। ये इंसिडेंटली म्यू की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ से हम दे सकते हैं। क्या है म्यू को हम अभी तक इस तरह समझ रहे थे, एक पार्टिकल एक्स्ट्रा ऐड करने पे इंटरनल एनर्जी में जितना चेंज होता है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर पार्टिकल कीपिंग सम क्वांटिटीज़ कांस्टेंट, रेलिवेंट क्वांटिटीज़ आप देख लें कौन सी वो। लेकिन यहाँ से म्यू की जो एक और डेफिनेशन बन रही है, द गिब्स फ्री एनर्जी पर पार्टिकल, चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी पर पार्टिकल, दैट इज म्यू। ये और जो हमने 4 नए पोटेंशियल्स अभी इंट्रोड्यूस किए, फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4, वहाँ भी अगर आप इस रिलेशन को इनकॉर्पोरेट करें, u के टर्म में उनकी डेफिनेशन हमें पता है, और u का ये एक्सप्रेशन अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको पता लगेगा फाई 1 जो है बेसिकली टी एस माइनस पी वी है, फाई 2 है टी एस, फाई 3 ग्रैंड पोटेंशियल जो हमारा बनेगा, लेट मी राइट इट ओवर हियर, गिब्स डुहम रिलेशन से पता लगता है ये माइनस पी वी है। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में जो पोटेंशियल है, आप उसे कुछ भी कहें, ये फॉर्म लिखें ये फॉर्म लिखें, लेकिन वो इसेंशियली माइनस पी इंटू वी के बराबर होता है। बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज सी फाई 4 कितना है, सिंपली ये टर्म देख लो, जी माइनस म्यू एन, ये वाली फॉर्म के बजाय ये फॉर्म देखें हम, जी माइनस म्यू एन, जी खुद म्यू एन के बराबर है, तो जी माइनस म्यू एन कितना हुआ, जीरो। जो हमने फोर्थ पोटेंशियल कंस्ट्रक्ट किया है वो आइडेंटिकली जीरो के बराबर है। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। ओके मैथमेटिकली तो एक पोटेंशियल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उससे कुछ आपको रिलेशन भी मिल रहे हैं, वो मैक्सवेल रिलेशन भी होल्ड करेंगे, वो पोटेंशियल रिलेशंस भी होल्ड करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल रिलेशन का तो कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, पर मैक्सवेल रिलेशन जो वहाँ से ऑब्टेन हुए वो स्टिल होल्ड करेंगे, बट दिस पोटेंशियल इज आइडेंटिकली जीरो। सो द फोर्थ पोटेंशियल एज इट स्टैंड्स कम्स आउट टू बी जीरो। ओके सो विद दिस लेक्चर, जो कि अगेन थर्मोडायनेमिक्स और उसके अराउंड ही था मोर और लेस, पर जिसकी जरूरत हम स्टैट मैक में बार बार इन आइडियाज़ को यूज़ भी कर रहे हैं और आगे यूज़ भी करते रहेंगे, तो मैंने इसलिए ये लेक्चर यहाँ पे वो किया था। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू। अब हम एक्चुअली कैनोनिकल एंसेंबल में कैलकुलेशंस करेंगे, एक आध माइनर पॉइंट्स कैनोनिकल एंसेंबल के बारे में और हैं, उनको डिस्कस करने के बाद हम कैनोनिकल एंसेंबल के कुछ
एक्सप्लिसिट एग्जाम्पल्स अब करेंगे, प्रॉब्ली आइडियल गैस से स्टार्ट करेंगे, फिर पैरामैग्नेटिज्म या कोई और एग्जाम्पल, और पॉसिबल हुआ तो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ एंड ऑल दोज थिंग्स वी विल ट्राई टू डू। ओके, सो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है थर्मोडायनेमिक्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में वो कैनोनिकल एंसेंबल ही है। ग्रैंड कैनोनिकल उसी का एक जनरलाइजेशन है। ओके, तो उस पर हम बाद में जब जाएंगे उस पर बहुत एग्जाम्पल्स हम वैसे भी नहीं करेंगे। तो मोस्ट जो हमारा कॉमन सिस्टम है जो यूज़ किया जाता है इनफैक्ट उसकी मैथमेटिकल ईज़ के कारण वो कैनोनिकल एंसेंबल है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीबॉडी।